आइए, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस शो में जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो। आज मैं जिस गेस्ट को, जिस शख्स को मैं मिलाना चाहता हूं, उसे आप सरप्राइज गेस्ट लिस्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वो महाभारत से जुड़े हुए हैं। फिर आप कहोगे कि सरप्राइज गेस्ट क्यों है? ये सरप्राइज लिस्ट का ये बंदा इसलिए है कि ये इस वक्त हमारे देश की धरती पर नहीं, इसने अपने पैर विदेशी धरती पर जमा लिए हैं सालों से। इसलिए मैं उससे बात करूंगा तो मैं यहां से बात करूंगा और वो मेरे को विदेश से जवाब देंगे। अगर और इंट्रोडक्शन दूं मैं इस कैरेक्टर का, तो ये भी महाभारत की एक बहुत अहम कड़ी थी। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये महाभारत की चौथी, कुरुवंश की चौथी पीढ़ी का रिप्रेजेंट करते थे। अगर और मैं आपको हिंट दूं तो जिस तरह से भीष्म पितामह के बाणों की शैया पर भीष्म पितामह की जो एक स्पेक्टेकुलर जो फॉल है और उसके बाद स्पेक्टेकुलर जो डेथ है, इनकी भी जो डेथ सीन है वो उतनी ही स्पेक्टेकुलर है। 7 योद्धाओं ने मिलकर उसको मारा। मैं समझता हूं अब तक आपके एंटेना खुल गए होंगे और आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मयूर की, जो हमारे देश में जूनियर या महानायक के बचपन के रोल में फेमस हुए, पॉपुलर हुए। फिर महाभारत में आए तो चौथी जनरेशन अभिमन्यु के रोल में फेमस हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मयूर की, जिसने बहुत ही अच्छा काम किया अभिमन्यु बनकर और बहुत ही अमिट छाप छोड़ गए अपने डेथ सीन को। आजकल वो यहाँ नहीं है हमारे देश में, आजकल वो विदेश में है। लेकिन मैं जैसे कहता हूँ कि हमारा दुनिया, हमारे वर्ल्ड बहुत छोटा हो गया है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप इंडिया में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, और वो अगर यूके में बैठा है, लंदन में बैठा है। आज वर्ल्ड श्रिंक हो गया है। तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं उनको भी पकड़ूँ। वो यहाँ नहीं थे, लेकिन मैंने उनको पकड़ा और उनको मैंने कहा, वो बहुत बड़े दिल से तैयार हो गए। मैंने कहा मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं, लोग आपके बारे में सुनना चाहेंगे। तो लीजिए, मैं आपको मिला रहा हूं उस अभिमन्यु से। तो मयूर अभिमन्यु, आइए मिलते हैं उनसे। आई एम श्योर आपके व्यूअर्स के दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर होगा कि भैया ये बंदा इतने सालों तक गायब होने के बाद अचानक कैसे प्रकट हो गया। तो ये भी एक मज़ेदार किस्सा है प्रकट होने का। वो ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने अपने आप को कुछ हद तक कुछ सालों से बहुत प्राइवेट रखा हुआ है। ये नहीं है कि मैं कहीं जंगल में जाके समाधि लगा के बैठ गया हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक बड़ी दुनिया से, इंडस्ट्री से, इंडिया से, बॉम्बे के लोगों से, फिल्म वालों से अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग रखा हुआ था। आपका स्वागत है अभिमन्यु, मयूर, हमारे इस शो में, जिसका नाम आपने शायद सुना भी होगा और उसका मकसद भी सुना होगा आपने कि मैंने ये शो क्यों शुरू किया। मुकेश भाई, समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपका स्वागत करूं या आप मेरा स्वागत करें। कमाल की बात है ना, कितने सालों के बाद, माय गॉड, इतने सालों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। और हमारे महाभारत के दिनों में कहाँ आपने सोचा था, कहाँ मैंने सोचा था कि मेरे ख्याल से 25-30 साल, एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट हाँ एटलीस्ट 25 सालों के बाद हमारी मुलाकात इस तरह होगी कि हिंदुस्तान के एक कोने में आप बैठेंगे, यूके के एक कोने में मैं, और उसके बाद हम अपने बिताए हुए दिनों की बातें करेंगे, उन पलों को याद करेंगे जो उस वक्त करंट थे लेकिन आज हमारा पास्ट बन चुके हैं। इट्स अ ग्रेट फीलिंग। मैं आपसे यहाँ बैठकर मैं पूछना चाहूँगा चंद सवालात, और मैं चाहूँगा कि आपको, आपकी जो मर्ज़ी हो, आप जो सवाल का जवाब देना चाहें दीजिए, ना देना चाहें तो कोई बात नहीं। आपके सवालों को फेस करने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रूर दाद देना चाहूँगा, कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा और इस एहसास को आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैंने रिसेंटली ही आपके चैनल पे अलग अलग तरह के भिन्न भिन्न तरह के प्रोग्राम्स देखे और आपको एंकर के रूप में देखा, ये नया रूप आपका,
और उसके साथ साथ ये पता चला कि जब भी हम किसी अपने कलीग के साथ काम करते हैं, फिल्मों में, चाहे टेलीविज़न में, या कोई भी हमारी एसोसिएशन, वर्क एसोसिएशन होती है, तो हम इस बातों से कितना बेखबर होते हैं कि ये इंसान एक एक्टर के अलावा भी बहुत कुछ है। और आपके जो नए नए रूप हैं, चाहे वो एक प्रेजेंटेशन की एक सादगी या एक ओरिजिनलिटी हो, या फिर नॉलेज हो, चाहे वो ग्रंथों की, या जो आपका नया शो शुरू हुआ है शरीर एक मंदिर है, तो वाकई आपकी पर्सनैलिटी के भी बहुत से नए पहलू अब मुझे भी ऑडियंस के साथ देखने को मिल रहे हैं, एंड आई एम एंजॉयिंग इट। तो इसी तरह बरकरार रखिए आप, और आप भी मज़े लीजिए, और साथ साथ अपने तमाम चाहने वाले जो I'm sure दुनिया भर में हैं, उनको भी इनलाइटन कीजिए अपनी बातों से, अपने ख्यालों से। मुकेश भाई, ज़रा बैकग्राउंड अपना थोड़ा सा बता दूं। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग मेरे बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत से ऐसे लोग हैं आज की जनरेशन के, या कुछ वो लोग जो 70s या 80s के दौर से एकदम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मेरे बारे में कुछ और जानना ज़रूरी है कि भाई ये बंदा कौन है, कहाँ काम किया, कितना काम किया, कौन कौन सा काम किया। तो अब मैं लंबी कहानी तो नहीं खींचूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर बताऊँ आपके व्यूअर्स को। वो ये, बेशक मेरी पहचान मयूर के नाम से इंडस्ट्री में हुई है, और आज भी लोग मुझे मयूर के नाम से जानते हैं, पहचानते हैं और याद करते हैं, लेकिन मुझे ये बात कहते हुए बहुत ही खुशी और फ़ख्र महसूस होता है कि आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी पहचान स्नेहलता वर्मा के बेटे के नाम से जानते हैं। स्नेहलता वर्मा यानी मेरी मदर, जो एक बहुत ही जानी मानी थिएटर पर्सनालिटी हैं, और उन्होंने बहुत थिएटर किया, बहुत अवार्ड्स लिए, उन्होंने फ़िल्म भी लिखी मंगलसूत्र रेखा जी के साथ, और फॉर्चुनेटली अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड लेडी who is known for her efforts, her passion towards acting, productions, theatre, और of course मेरी सूत्रधार, मेरी बैकबोन, और मुझे प्रमोट करने वाली, मुझे इनकरेज करने वाली, और दिल्ली से मुझे बॉम्बे तक लेकर मेरे संघर्ष में मेरा साथ देने वाली, और मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाली। ये तो डेफिनेटली प्राइम फिगर इन माई लाइफ। उसके बाद तो कड़ी जुड़ती गई, बहुत से लोग ज़िंदगी में शुमार होते रहे। अगर शुक्रिया करना शुरू करूँगा तो लाइन पता नहीं कहाँ से शुरू होगी, कहाँ ख़त्म होगी, क्योंकि बिना अपनों के इनकरेजमेंट के, सपोर्ट के, लोगों के प्यार के, ये चीज़ नहीं बनती, ये बात नहीं बनती। आज जो मेरी जर्नी यहाँ तक मैं पहुँचा, जो हम आगे बात करेंगे, इसके लिए बहुत लोग ज़िम्मेदार हैं, और कोशिश करूँगा कि जहाँ जहाँ जिस चीज़ का जिक्र आ सके करूँगा। जो रह जाएंगे आई एम श्योर फिर मौका ज़रूर आएगा। तो मैं आपको मयूर उर्फ अभिमन्यु सवालात की मैं आप पर बौछार करने वाला हूं, एक के बाद एक। आप मेरे सवाल का एक एक करके जवाब दीजिए। तैयार हैं आप? तो मैं आपको अपने प्रश्न नंबर 1 आप पर तीर चलाना चाहता हूं, जिस तरह से आप मुझ पर तीर एज ए भीष्म चलाना चाहते थे। तो भीष्म वर्सेस अभिमन्यु, जैसा कि आप कहते हैं कि आपके तीर यानी कि बाण जो है वो प्रश्न बाण तैयार होते हैं आपके मेहमानों के लिए, तो चलिए इस दोस्त के ऊपर भी आप तीर चला लीजिए। पुराने ज़माने में पुराण में हमने सुना था अग्नि बाण, वायु बाण, तो ये बाण, तो वो बाण। आजकल लगता है भीष्म के प्रश्न बाण बहुत फेमस है, तो मैं भी आपके प्रश्न बाणों का सामना करने के लिए तैयार हूँ। चलाइए। टेल मी मयूर, यू हैव फ्रॉम अ चाइल्डहुड ऑफ महानायक, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं। फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ महाभारत यू शिफ्टेड टू स्ट्रेट अवे इन द कुरुवंश, द 4th generation you represented, in the war also you represented the 4th generation। आपको ये पूरे का पूरा कैसा लगा? आपको ये ट्रांजिशन फ्रॉम द यंगर वर्जन ऑफ महानायक टू द यंगेस्ट पर्सन इन कुरुवंश, जिसमें भीष्म भी थे, अर्जुन भी थे, शकुनी भी थे, दुर्योधन भी थे, धृतराष्ट्र भी थे। आपको ये ट्रांजिशन कैसे लगा? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इनफैक्ट इस सवाल का जवाब देने के लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी को मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। मेरी ट्रांजिशन मुकद्दर का सिकंदर के यंग अमिताभ जी से लेके महाभारत के अभिमन्यु तक। वैसे ये भी कमाल की बात है जो हम एक्टरों के साथ होती है कि हम अपनी एक्टिंग की ज़िंदगी के लाइफ टाइम में या उस दौर में इतना काम करते हैं, लेकिन हमारे इतने सारे कामों में भी वो कुछ ख़ास काम ऐसे होते हैं जो बहुत यादगार बन जाते हैं। इनफैक्ट इतने यादगार बन जाते हैं कि हमें उन काम के ज़रिए जाना जाता है, और उसके बीच में कई हुए इतने चीज़ों का जिक्र भी नहीं होता। मेरे केस में
जैसे मुकद्दर का सिकंदर की शुरुआत, जो मेरी पहली फिल्म थी, और उसके बाद सीधा महाभारत के चक्रव्यूह का अभिमन्यु। डेफिनेटली ये बहुत गर्व की बात है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये दो एक ऐसे एपिक ही हैं, एक फिल्म इंडस्ट्री का एपिक मुकद्दर का सिकंदर और एक टीवी का एपिक जिसके नाम से आज मुझे जाना जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो इसके बीच में भी, जैसे सब जानते होंगे, बहुत काम आया। मुकद्दर का सिकंदर के बाद मैंने लावारिस की, अमिताभ जी के बचपन की, मैंने बेमिसाल की ऋषिकेश मुखर्जी दादा के साथ, यानी लावारिस तो फिर प्रकाश मेहरा जी के साथ, जो मेरे गॉड फादर भी रह चुके हैं और जिनके साथ मेरी शुरुआत हुई, और उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी जैसे मंजे हुए निर्देशक के साथ बेमिसाल में फिर अमिताभ जी का बचपन। ये दो फिल्में बहुत अहम रहीं। और उसके बाद एक फिल्म आई थी रेड रोज़, जिसमें मैंने राजेश खन्ना जी के बचपन का रोल किया था, और उस फिल्म के लिए मुझे बहुत अवार्ड भी मिले थे। और वो फिल्म भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि यही वो फिल्म थी जिसने इस बात को गलत साबित किया कि ये बच्चा, उस दौर का तो बच्चा ही था, सिर्फ यंग अमिताभ बच्चन है, और ये सिर्फ दिखता अमिताभ जैसे या चलता अमिताभ बच्चन जी जैसे नहीं है, इससे एक्टिंग भी करवाई जा सकती है। क्या बात है। और उस दौर के मद्रास के ज़बरदस्त निर्देशक भारती राजा जी ने मुझसे वो काम करवाया रेड रोज़ में, जिसके बदौलत मुझे और नाम मिला, और एक एक्टर के तौर पे मेरी पहचान और ज़्यादा बननी शुरू हो गई। उसके बाद और भी बड़ी फिल्में आई, फिर आगे जाके लव इन गोवा हर्ष कोहली जी के साथ, मेरी फिल्म जिसमें मैं टीनेज हीरो था अनुराधा पटेल जी के साथ, और ये फिल्म बहुत कामयाब नहीं रही, लेकिन इसके गाने बहुत चले। अमित कुमार जी ने भी गाया इसमें मेरे लिए मेन गाने, बप्पी लहरी जी ने भी गाया, न जाने तूने क्या कहा, न जाने मुझे क्या हुआ, ये भी इस फिल्म का गाना है, गोवा में शूट हुई थी। और आपको याद दिला दूँ, धर्म अधिकारी, एक बहुत ही बड़ी फिल्म मद्रास की, जिसमें मैंने थर्ड लीड की थी विद दिलीप कुमार साहब एंड जितेंद्र जी। यानी कि इमेजिन कीजिए, एक ही पर्दे पे दिलीप साहब, जितेंद्र जी, और उसके बाद थर्ड हीरो में। बहुत बहुत बड़ी मूवमेंट थी मेरे लिए वो। दैट फिल्म वाज आल्सो मेमोरेबल। और फिर कानून अपना अपना संजय के साथ, दिलीप साहब के साथ, फिर और भी बहुत सी फिल्में, इनफैक्ट मुझे खुद ये भी नाम याद नहीं आ रहे। लेकिन वही कहा ना कि वो दो फिल्में या फिर वो दो प्रोजेक्ट ऐसे, महाभारत और मुकद्दर का सिकंदर, ये दो प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लोगों के जहन में आज तक मौजूद है। करेक्ट। मुकेश भाई, ये जो ट्रांजिशन है मुकद्दर का सिकंदर से महाभारत की, जिस तरह आपने कहा, इसकी जर्नी को अगर मैं याद करूं तो मैं ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वो जो दौर था, वो जो माहौल था, वो जो एरा था, उसको ऐसे नहीं गोल्डन एरा कहते। उस वक्त के, उस दौर के आर्टिस्ट, वहाँ का सेटअप और जिस तरह का एक माहौल होता था, वो तो एक मैजिक ही था। जिस तरह बड़े बड़े एक्टर आपके सामने बैठते थे, आपको उसी लेवल पे ट्रीट करते थे, लंच ब्रेक में टिफ़िन खुलता था, सारे एक साथ बैठ के खाना खाते थे, और वो एक ऐसा माहौल है जिसे मैं आज भी याद करता हूँ। तो बस मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एक सपना ही था। मैं एक लर्नर की तरह फिल्म इंडस्ट्री में आया, और हर दौर में, हर फिल्म में मैंने अपने कलीग से, अपने निर्देशकों से, उस माहौल से, हर चीज़ से सीखने की कोशिश की, और आज तक सीख रहा हूँ। कभी ये नहीं सोचा या ये नहीं समझा कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है मेरा कि जिस इंसान ने ये सोच लिया कि आई नो एवरीथिंग, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। दैट इज़ द एंड। लर्निंग शुड नेवर एंड। और बहुत ही खूबसूरत एहसास है जिसे मैं आज तक जीता हूँ। पिछले दिनों में शायद अपने आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुझे मौका नहीं मिला इन चीज़ों को सोचने का। कभी कभी वक्त मिलता है तो सोचता भी हूँ, लेकिन क्योंकि ऐसा मौका बना कि आपने सवाल पूछा और मुझे वाकई उन दिनों में जाना पड़ रहा है, तो उस एहसास को यकीन मानिए मैं फिर से बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। सोच सोच के ऐसा लग रहा है वो दौर मेरी आंखों के सामने आ गया। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मयूर। मेरा दूसरा प्रश्न आपके लिए ये है कि आपका जो डेथ सीन था कुरुक्षेत्र के मैदान पे, 7 योद्धाओं ने मिलकर आपको मारा, आप अकेले लड़े, एंड में एक चक्के को उठा के आप सबसे फाइट किया। दिस डेथ सीन वॉज एज स्पेक्टेक्युलर एज द फॉल ऑफ भीष्म पितामह। अर्जुन की बाण खा खाकर, तीर खा खाकर बाणों की शैया पर गिरे और 58 दिन तक रहे, उनकी डेथ हुई वहीं पर। दिस योर डेथ सीन वॉज एज स्पेक्टेक्युलर एंड इट वॉज एज स्पेक्टेक्युलरली शॉट बाय रवि चोपड़ा, and the whole crew supported. The whole day, I think, went into that scene where there's 7 different yodhas, and very, very, I mean, I would say it was done in a very, very malicious way.
अधर्म की तरह से उन्होंने किया। ये युद्ध की धर्म में नहीं था कि आप सब लोग एक साथ अटैक करोगे, लेकिन युद्ध ऐसी जगह पहुंच गया था जहां पर धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रही थी। और आपकी डेथ पर मुझे याद है भीष्म पितामह को जब अर्जुन कहता है तो भीष्म पितामह कहते, चौथी पीढ़ी में भी सेंध लग गई अर्जुन, चौथी पीढ़ी में भी सेंध लग गई। यू वर द चौथी पीढ़ी। आपने ये सीन जब किया होगा और आपने ये सीन को जब फेस किया होगा और आपके सामने सब बड़े बड़े आर्टिस्ट जो इस्टेब्लिश हो गए थे, चाहे द्रोण हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे शकुनी हो, कैसा लगा उसको परफॉर्म करने के लिए? डू यू रिमेंबर द मेहनत यू डिड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग? आई एम श्योर होल डे गया होगा। मैं नहीं था उस वक्त, मैं बाणों की शैया पर लेटा हुआ था। मैं जानना चाहता हूँ आपके मुंह से कैसा लगा आपको वो सीन शूट करते हुए, उस सीन की तैयारी करते हुए? आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम योर माउथ। चक्रव्यूह का एपिसोड वाकई बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड था, ना सिर्फ महाभारत के लिए, ना सिर्फ अभिमन्यु के लिए जो कैरेक्टर है, बल्कि एक्टर मयूर के लिए इट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब मैंने अभिमन्यु का रोल लिया या मुझे मिला, मेरे दिमाग पे तब से ही चलने लग गया था कि यार चक्रव्यूह बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड होगा और इसको किस तरह करना है, मैं कैसा लगूंगा, वो सीन कैसे होंगे, डायलॉग क्या होंगे। तो बेशक मैं अलग अलग सीन कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ माई माइंड ये चल रहा था कि चक्रव्यूह वाला एपिसोड भी जल्दी आएगा और वो दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और वो दिन आया भी। आपको याद होगा कि हम लोग चुन्नी की भी शूटिंग करते थे, इनफैक्ट सामने ही सेट लगा हुआ था। और जिस दिन चक्रव्यूह के एपिसोड के लिए मैं आया सामने शूट करने के लिए, मुझे याद है हर तरफ भीड़ भाड़, भारी भीड़, कैमरेज बेशुमार लगे हुए, रथ, घोड़े, वॉरियर्स, बहुत कुछ चल रहा था और सबकी नज़र मेरे पे थी कि भाई ये इसका इम्पोर्टेंट डे है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस वक्त कि चाहे वो छोटे से छोटा मेकअप असिस्टेंट हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, ड्रेसमैन हो, साउंड रिकॉर्डिस्ट का असिस्टेंट हो, जितने भी लोग थे, चाय वाला हो, यानी कि जो स्पॉट बॉयज़ होते हैं, इन सब ने मुझे बहुत इनकरेज किया और बहुत सपोर्ट दी और बहुत पैपअप किया। और वाकई ये चीज़ें किसी भी एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं कि जब वो कोई ख़ास सीन या कोई ख़ास परफॉर्मेंस देने जा रहा हो तो आसपास के लोग उसको बूस्ट करें। उस वक्त मैं कहना चाहिए ना कि पूरी तरह अभिमन्यु मोड में था, यानी कि रोम रोम में उस वक्त अभिमन्यु बसा हुआ था। और मैं आपको ये बात भी बताऊंगा जो हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल नहीं पता, आपको तो पता है, इनको नहीं पता, बड़ा इनको मैं बताऊंगा कि ये जो हमारे कलीग्स हैं, यानी कि हमारे अलग अलग एक्टर्स जिनको आपने अलग अलग वॉरियर्स के रूप में देखा है तो ये इंसान ही नॉर्मल, और इन इंसानों में मस्तियाँ भी बहुत हैं। ख़ासकर हमारा जो ग्रुप था बहुत मस्ती वाला था और कई बार ये लोग जोक्स करते थे, क्योंकि गूफी जी, रवि जी जो हमारे डायरेक्टर्स थे और हमारे को गाइड करने वाले थे, ये खुद भी बहुत मस्ती मजाक वाले थे। इनफैक्ट यही एक रीज़न था कि महाभारत इतनी अच्छी भी बनी, क्योंकि हमारा जो वर्किंग एटमॉस्फेयर था वो बहुत खूबसूरत था। हम लोग बेशक कैमरा ऑन होते ही अर्जुन बन जाते, कृष्ण बन जाता, कोई भीष्म बन जाता, मैं अभिमन्यु बन जाता, लेकिन कैमरा स्विच ऑफ करते ही हम लोग सब बड़े नॉर्मल होते थे, बड़े हंसी मजाक करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे। और इसी हंसी मजाक के मूड में मेरे जो शरारती कलीग्स हैं उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज मयूर के साथ मस्ती की जाए। इन्होंने इनफैक्ट ये चीज़ बहुत पहले प्लान कर ली होगी कि इन्होंने एक भारी सा चक्का, यानी रथ का पहिया भारी सा मंगवा के रखा था उस दिन के लिए, क्योंकि इनको पता था कि सीक्वेंस ये है कि अभिमन्यु ने यानी मयूर ने रथ के पहिए को उठाना है। तो जो एक्चुअल पहिया मुझे उठाना था वो तो भारी नहीं था, वो तो हल्का था नेचुरली, ये तो कोई रियल थोड़ी था, ये तो प्रोजेक्ट था, एक टीवी सीरीज़ थी। लेकिन जो हमारे शरारती दोस्त थे इंक्लूडिंग रवि जी, इन लोगों ने एक भारी भरकम ऐसा पहिया जो हिले ही ना अपनी जगह से, लोहे का, वो मंगा के वहाँ रख दिया था कि भाई देखें मज़ा आएगा, जैसे सीन चलेगा मयूर उसको उठाना चाहेगा, ये तो हिलेगा नहीं। और उन्होंने वो पहिया वहाँ रख दिया, जस्ट कहते हैं ना प्रैंक करने के लिए, प्रैंक। तो अब मैं जब सेट पे पहुँचा, मैंने देखा वो पहिया पड़ा हुआ था, तो मुझे पता था कि मुझे उठाना है, तो मेरा बार बार दिल करे एक बार ज़रा जाके थोड़ा फील दूँ, ज़रा देख लूँ। और इनकी पूरी कोशिश थी सबकी कि ये पहिए के पास ना जाए, इंक्लूडिंग रवि चोपड़ा जी, हमारे डायरेक्टर, गूफी जी, बहुत शरारती लोग हैं ये लोग। तो ये लोग मुझे बातों में उलझाते रहे, और जैसे ही रवि जी ने कहा कि भाई जा तू, एक्शन, उसको उठा, और जैसे ही उन्होंने कैमरा बोला एक्शन, मैं गया वहाँ पे, और आप यकीन मानिए, आप बाकी आर्टिस्ट गवाह हैं, मैंने उसको उठाया और उस मूड में ऐसा वो पहिया उठाया और वो उठा। उसके बाद शॉट ख़त्म हुआ
मैंने फेंका, सबने ताली बजाई और सारे हैरान होकर मुझे देखे और मैं उनको देखूं। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि भाई तूने कैसे उठाया, ये तो बहुत भारी है। मैंने कहा अच्छा। मैं फिर गया और मैंने जाके उठा, हिलाने की कोशिश की। आप यकीन मानिए वो अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिला। मैं लगा रहा, कोशिश करता, लेकिन वो पहिया नहीं उठा। लेकिन वो जो टेक चल रहा था उसके अंदर वो कैसे उठा ये वही जाने, ये भी एक कहानी है। उसके बाद और पहिए के भी शॉट आए, लेकिन फिर जो नकली वाला था उसको बुलाया गया, उसको लाया गया, फिर मैंने उठाया क्योंकि वो लोहे वाला मेरे से उठना नहीं था। बट उस वक्त वो किस तरह बात बन गई, इट्स अ मिस्ट्री। Great, Mayur, great. That scene was great. Now, before I go to the third question, suddenly it just struck my mind कि तुम शायद सरप्राइज हो रहे होगे कि मुकेश खन्ना को क्या हो गया, हैट वैट पहनकर मेरे को सवाल पूछ रहा है। तो मैं ऑडियंस को भी बता दूं, जो मैंने अभी तक नहीं बताया, कि मैं हैट क्यों पहन रहा हूं। मुझे ये लगा कि हमारे यहाँ से लोग जाते हैं और ब्रिटेन में बस जाते हैं, अमेरिका में बस जाते हैं, कनाडा में बस जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कि विलायती बाबू बन गए आप लोग की ड्रेस सेंस चेंज हो जाती है। तो मुझे लगा कि मैं ये भी प्रूव करूं कि हम इंडिया में रहकर भी अपनी हैट पहनकर हम भी जो है वो विलायती बाबू देख सकते हैं। तो मुझे लगा तुमसे एनकाउंटर करने पर मैं हैट पहनकर करूं, ये मेरे सडनली दिमाग में आया बिफोर आई स्टार्टेड। ओके, दिस वाज एक्चुअली द एक्सप्लेनेशन कि व्हाई एम आई वेयरिंग वेट। बट अभी मैं आऊँगा अपने तीसरे सवाल पर। अभिमन्यु, मयूर, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा फर्स्ट काउंटर कुरुक्षेत्र के मैदान पर पितामह भीष्म से हुआ था? 18 दिन की वॉर पे जब बीच में एक ऐसा मौका आता है, शुरुआत की शायद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे में, जब अभिमन्यु सामने आ जाता है पितामह भीष्म के सामने। वो स्पेक्टेकुलर सीन था वो भी, जिसमें तुम पहली बार अपने तुम्हारे लिए तो पितामह का पितामह हो गए थे, और उनसे फेस करते हो और भीष्म कहते हैं कि तुम क्यों आए मेरे सामने। वो सीन बहुत ब्यूटीफुली शूट हुआ था। और वो भीष्म कहता है अर्जुन कह दो कि ये यहाँ से चला जाए, क्योंकि वो कहता है मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। और तुम कहते हो कि नहीं, तुम्हें लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगा। और तुमने जो एटीट्यूड दिया था, कमाल का एटीट्यूड था। तुम उस सीन को रिकलेक्ट करना चाहोगे? मुकेश भाई, क्या याद दिला दिया आपने। वो शूटिंग का दिन जब अभिमन्यु और भीष्म पितामह एक दूसरे के सामने आमने सामने, तीरंदाजी भी चल रही है, डायलॉगबाजी भी चल रही है। मुझे वो दिन बहुत क्लियरली याद है, और आपको भी होगा। जी याद है, मुझे याद है। लेकिन उस दिन की शूटिंग का जो पहलू मैं आज अपने व्यूअर्स यानी कि आपके व्यूअर्स के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये वाकई बड़ा मज़ेदार है। इनफैक्ट मुझे उस बारे में सोच के अभी से हंसी आ रही है। वो हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि अब मैं ज़रा इनको बताऊं कि हम पे क्या गुजरती थी। वो गुजरती इसलिए थी कि कहने को तो हम लोग महारथी बने हुए हैं, लेकिन अंदर हमारे क्या चल रहा होता था वो आपको अब समझ आएगा। वो इसलिए क्योंकि बहुत से हम एक्टर्स ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में हिस्टोरिकल रोल या कॉस्ट्यूम ड्रामा या माइथोलॉजिकल फिल्में कम आई हैं। ज़्यादातर एक्टरों को जो रोल मिलते हैं वो बाप, बेटा, भाई, बिजनेसमैन, पुलिस वाला, चोर, डाकू। लेकिन हर किसी को ये कॉस्ट्यूम ड्रामा नहीं मिलता कि वो ऐसे एपिक के अंदर काम कर सके, क्योंकि इसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, आसान काम नहीं है। अब ज़रा हमारे बारे में आप सोचिए, या किसी भी उस आर्टिस्ट के बारे में जो ये रोल निभाता है, कि पहले तो इतने भारी भारी कॉस्ट्यूम्स, भारी भरकम कपड़े, उसके ऊपर सर पे मुकुट, गले में मालाएं, कान में कुंडल, और अगर जंग का सीन है तो बख्तर, उसका अपना वेट, उसके ऊपर तरकश पीछे पीठ पे, तरकश के अंदर तीर। अब एज एन एक्टर हमको इन सब ताम झाम के साथ तरकश से तीर भी निकालना है, कमान से खींचना भी है, चलाना भी है, और डायलॉग भी बोलना है। बहुत मुश्किल काम होता है। तो एनीवे, हमारी मुश्किल उस दिन या ऐसे कई दिन सिर्फ यही नहीं थी। मुश्किल हमारी ये थी कि जिन रथों पे हम सवार होते थे महारथी बन के, ये एक्चुअल में तो रथ नहीं थे, ये थे पहिया गाड़ी। और इन पहिया गाड़ी को हमारे आर्ट डायरेक्टर ने बड़ी खूबसूरती से एक रथ का जामा पहनाया था, यानी रथ का एक लुक दिया था। उस पे लगाए थे हैवी ड्यूटी कार्डबोर्ड्स, थर्मोकोल, ताकि वो लगे कि भाई और सजावट के रथ है। चलिए ये भी ठीक है, लेकिन रथ के आगे जो घोड़े जोते गए थे वो तो असली थे। और ये घोड़े भी ऐसे कि बड़े बड़े घोड़े, क्योंकि महारथियों के घोड़े। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो घोड़े सप्लाई किए जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ये आते हैं वर्मा ब्रदर्स से, बहुत फेमस है, पप्पू वर्मा, टीनू वर्मा। और सदियों से, सालों से इनके घोड़े बड़ी बड़ी फिल्मों में अपना जौहर, अपना कमाल दिखा चुके हैं। अब ये घोड़े जब हमारे रथों के आगे जोते गए थे, इन घोड़ों को तो ट्रेनिंग दी थी, या ये कहीं आदत हो गई थी कि जैसे ही
डायरेक्टर कहेगा स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, एक्शन बोलते ही नहीं, एक्शन की आवाज़ इनके कानों में पड़ी नहीं कि आपने भागना है दबादब। इतनी डाकुओं की फिल्में कर चुके थे घोड़े, भागना तो था ही इनको। तो हमारी मुश्किल ये थी कि हमें घबराहट हो रही होती थी कि अभी एक्शन की आवाज़ आएगी और ये घोड़े भागेंगे, और होता भी वही था। हम तो तैयार होते थे कि भैया ये घोड़ा कहीं जाएगा नहीं, स्टेडी शॉट है, डायलॉग बाजी है, इस वक्त तो रथ को दौड़ना नहीं है। और डायरेक्टर भी यही चाहता था कि रथ खड़ा रहे, घोड़े भी खड़े रहे, ताकि वो डायलॉग बाजी का सीन हो। लेकिन एक्शन आते ही जो घोड़े रथ छोड़ के दौड़ते थे, तो रथ ज़मीन पे, घोड़े नदारत, और आपके महारथी औंधे लेटे हुए, गिरे हुए, मुकुट कहीं, माला कहीं, तीर कहीं, तरकश कहीं। और कई बार तो ऐसा होता था कि हम लोग लेटे लेटे हंस रहे होते थे, क्योंकि समझ नहीं आ रहा होता था कि रिएक्ट भी करे तो कैसे करे। हमें डांट भी पड़ती थी रवि जी की, लेकिन फिर खड़े होते थे और फिर कोशिश करते थे, और इस तरह हमने उस सीन को निभाया। तो ये थी उस सीन की कुछ मेमोरेबल यादें। मेरा अगला प्रश्न मयूर तुमसे ये है कि और ये मैं पूछ रहा हूँ कोई बहुत अनकॉमन बात नहीं है, जो कुछ भी मैं पूछ रहा हूँ वो बहुत लोग करते हैं। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई लोग माइग्रेट करते हैं हमारे कंट्री से और विदेशी धरती पे जाकर बस जाते हैं। बहुत लोग हैं, एनआरआईज के पूरे पूरे, जिसको डायस्पॉप क्या बोलते हैं, डायस्पोरा बोलते हैं शायद, वो आप लोग जाके विदेश में बस जाते हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्यों माइग्रेट हुए? क्या तुम्हें काम कम मिल रहा था, या तुम्हारी पर्सनल इच्छा थी कि तुम लंदन या तुम यूके में कहीं पे जाकर बस जाओ? मुझे याद है कि तुमने जिस महानायक का बचपन का रोल किया था, उन्होंने भी शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 5 साल तक उन्होंने भी ब्रेक लिया था बीच में। उन्होंने कहा था 5 साल तक उन्होंने काम नहीं किया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो व्हाट वाज योर रीजन, व्हाई डिड यू माइग्रेट टू यूके? टेल मी। यूके में मेरा आना कैसे हुआ? यूके में मेरा आना ऐसे हुआ कि जैसा कि आपने ये भी पूछा है कि उस वक्त जब मैं यूके मूव कर रहा था कि मैं अपने एक्टिंग करियर के कौन से पड़ाव पे था, व्हाट स्टेज वाज आई, जब मैंने अपने आप को इंडिया से यूके में सेटल करना शुरू कर दिया, यानी इंडिया छोड़ दिया। मज़ेदार बात ये मुकेश भाई कि उस दौर में जिसका मैं अब जिक्र कर रहा हूँ, ना मुझे रोल मिल रहे थे बच्चों के और ना मुझे रोल मिल रहे थे बड़ों के, क्योंकि ये जो एज होती है, ये वो एज होती है व्हेन दे आर नॉट स्पेशल रोल्स क्रिएटेड फॉर यू। बस जो अवेलेबल होता है उसमें इस तरह के रोल मिलते नहीं हैं। और पेरेंट्स के लिए या किसी के लिए भी ये एज के बच्चे बड़े दुखदाई एज होती है, क्योंकि इनको संभालना, इनको ग्रूम करना, और मेरे ख्याल से यही फ़िक्र कहीं ना कहीं मेरी माँ के दिमाग में थी कि भैया ये जो उम्र है, बाली उम्र को सलाम, ये उम्र में फिसलने के चांस बड़े होते हैं, इसको ज़रा संभाला जाए और किस तरह कुछ ऐसा किया जाए कि इसका रुझान जो है सिर्फ क्रिएटिव चीज़ों में हो और एक्टिंग से ये हिले ना। और यहाँ से मेरा मतलब है, आपको पता ही है, यंग उम्र में दोस्त, शराबें, चक्करबाजी, और अब तो खैर ख़तरनाक दुनिया और हो गई है, ड्रग्स वगैरह पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन फिर भी कैसे इसको उन चीज़ों से बचा के रखा जाए। और क्योंकि अमिताभ बच्चन जी का मेरी ज़िंदगी में बहुत 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 बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा हाथ है, और ना मैंने फिल्मों में सिर्फ उनके बचपन के रोल किए हैं, लेकिन जैसे कि सब जानते हैं कि मैं बच्चन फैमिली के बहुत क्लोज़ रहा हूँ, और चाहे वो जया जी हों, तेजी आंटी, हरिवंश राय बच्चन साहब, अजिताभ जी, बंटी जी यानी कि अमित जी के ब्रदर, अमित जी खुद, अभिषेक, श्वेता जी, दे ऑल हैव बीन अ फैमिली टू मी व्हाइल आई वाज इन इंडिया। और ऐसे कई मौके बनते थे कि जब दिमाग में जब कोई दुविधा आती थी या कोई सवाल आते थे, कभी मैं अमित जी से जाके बात करता था घर के ऊपर, और वो मुझे सुनते थे और वो गाइड करते थे, और कई बारी मॉम भी उनसे एडवाइस ले लेती थी या बात कर लेती। तो इस मौके पे भी मॉम ने ऐसे अमित जी को एक दिन कह दिया कि भाई अब ये मयूर को संभालें ज़रा, अब ये बड़ा हो रहा है और किस तरफ इसको लगाएं कि इसका रुझान जो है ये इंडस्ट्री की तरफ ही रहे और ये थोड़ा बिगड़ ना जाए। तो अमित जी ने उस वक्त कहा था, मुझे याद है, कि इसको डायरेक्शन में लगा दीजिए, इसको डायरेक्शन क्यों नहीं कराते। तो मुझे असिस्टेंट बना दिया गया, और क्योंकि प्रकाश जी के साथ मैं बहुत क्लोज था, प्रकाश मेहरा जी ने मेरी शुरुआत कराई थी, तो मेरे लिए वो भी एक घर था। तो मैं प्रकाश मेहरा प्रोडक्शंस यानी कि पीएमपी में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने उस वक्त उनको ज्वाइन किया, जब मुझे एक्टर रोल नहीं मिल रहे थे। और प्रकाश जी के असिस्टेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी थी। उस दौर में प्रकाश जी के असिस्टेंट कम से कम 9, 10, 11 असिस्टेंट होते थे।
सुशील मलिक जी, राम सेठी जी, जोशी जी, बंकिम देसाई, सुनील, बहुत से नाम हैं, अब मुझे और नाम याद भी नहीं आ रहे। तो इतने सारे उनके असिस्टेंट थे। तो इनके बाद जाके आप ये समझिए कि मेरा नंबर आया। बड़ा एक्साइटेड था, चलिए जी असिस्टेंट डायरेक्टर। और मुझे याद है वो फिल्म उस वक्त थी नमक हलाल। तो मुझे पहले से तैयार कर दिया गया था कि भैया अब तुम एक्टर नहीं हो, तुम असिस्टेंट हो। यहाँ पे हर 2 मिनट के बाद कोई शीशा दिखाने नहीं आएगा, कोई जूते पहनाने नहीं आएगा, कोई कपड़े ठीक करने नहीं आएगा, और तुम्हें यहाँ पे काम करना है। और मैंने कहा बिल्कुल जी, क्यों नहीं करेंगे। और नमक हलाल का सेट था और मैंने वहाँ रियलाइज़ किया कि वाकई हर काम करना है, क्लैप भी मारना है, कुर्सियाँ भी उठानी हैं, और एक्टर के मेकअप रूम के बाहर खड़े भी रहना है उसको बताने के लिए, हर तरह का काम। और मैंने किया और मैं उसको एंजॉय तो करने लगा, और साथ साथ बड़ा मज़ा आने लगा मुझे ये सोच सोच के कि गाना चल रहा था जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, परवीन बॉबी जी डांस कर रही थी, अमित जी खड़े थे, और कमल मास्टर जी डायरेक्ट करवा रहे थे। और बस जैसे सीन होता है कि वो आती हैं अमित जी के पास और डांस करती हैं और वो गाना चलता है। तो अब नेचुरली परवीन बॉबी जी को रिहर्सलें चाहिए थी अपनी मूवमेंट के लिए 10-12। तो 10-12 रिहर्सलें करवाने के लिए अमिताभ जी तो हर बार नहीं खड़े रहेंगे, जी मैं खड़ा हूँ अब आप आइए 10 बार। तो उनकी जगह किसी को तो खड़े रहना था। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा चल भाई असिस्टेंट आजा, खड़ा हो जा। उन्होंने तो मुझे एक काम में काम दिया, लेकिन यकीन मानिए मैं तो सोया नहीं उसके बाद कितनी रातें, ये सोच सोच के कि जहाँ अमिताभ जी खड़े वहाँ मुझे खड़ा किया, और उनकी जगह मैं खड़ा हूँ और परवीन बॉबी जी 10 बार मेरे पास आके मेरे साथ डांस कर रही है। तो वो एक मोमेंट थी मेमोरेबल। खैर उसके बाद नमक हलाल के बाद और भी मैंने उनके साथ काम किया, और धीरे धीरे मैंने डायरेक्शन को समझना शुरू किया। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब, मैं तो डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं तो एक्टर हूँ, वहाँ मुझे गाइड किया गया कि बेशक आप डायरेक्टर कल को ना बनिए, लेकिन एज एन एक्टर अगर आपको डायरेक्टर वाली सेंस आ जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फिर आपको कैमरा एंगल की सेंस हो जाती है। जब आप एक्ट करते हो आपको और डिपार्टमेंट का भी पता होता है, एंड दैट हेल्प्स यू परफॉर्मिंग बेटर। खैर अब मैं ज़रा अपनी बातों की छलांग लगाता हूँ आगे कि आगे क्या हुआ। अब जब वो काम मैंने कर लिया तो कहते ना कि आप किसी बंदे को ड्राइविंग सिखा दो और उसको खुशी हो कि अब मुझको ड्राइविंग आ गई है, और उसके बाद उसको कहो अब तेरे को कार नहीं देंगे, तूने ड्राइविंग तो सीख लिया बट अब तेरे को कार नहीं मिलेगी। वही हालत मेरी हो रही थी, छटपटा रहा था कि भाई डायरेक्शन तो की गुर तो सीख लिए, लेकिन अब मैं भी तो कुछ बनाऊँ, कुछ मुझे भी तो मिले कुछ करने के लिए। अब कौन मुझे वहाँ पे फिल्म देने वाला था कि भैया जो डायरेक्ट कर, और ना फिल्म बनाना या डायरेक्ट करना मेरे बस का था। उस दौर में एक कंपनी थी मल्टी चैनल जो बहुत पॉपुलर है, आपने नाम सुना होगा। इनकी वीडियो कैसेट्स निकला करते थे इंडस्ट्री के ऊपर प्रोग्राम, जिसका नाम था लहरें, बहुत पॉपुलर था। तो लहरें जो था वो प्रोग्राम चलता था, और मुझे पता था कि ये कंपनी जो है अलग अलग तरह के प्रोग्राम बनाती है। मैंने सोचा क्यों ना इनको अप्रोच करूं और इनको एक कॉन्सेप्ट दूं कि ये कॉन्सेप्ट अगर वीडियो कैसेट पे बनाया जाए तो मैं इसको डायरेक्ट करूं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो खैर जी मैं उनके ऑफिस गया, और वहाँ पे उस वक्त मृत्युंजय पांडे साहब और सरवर भाई, ये 2 नाम थे जो बहुत अहम थे। इनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने इनको जाके कहा कि भाई मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, एक प्रोजेक्ट है जो मुझे लगता है कि अगर वीडियो के ऊपर बनाया जाए और इसकी सीरीज़ बनाया जाए, लाइक वीडियो मैगजीन, जैसे लहरें हैं, लहरें जैसे शूटिंग बेस्ड है, ये मोर जो है वेरिड, जिसमें इंटरव्यूज़ भी हों, कुछ पुराने एक्टरों की बातें भी हों, कुछ नए की भी बातें हों। और एक पूरा एक ग्राफ बनाया था जो मेरी मदर ने तैयार किया था, क्योंकि वो डायरेक्टर हैं तो स्क्रिप्ट राइटर हैं, तो उन्होंने एक पूरा एक स्क्रिप्ट मेरे लिए तैयार किया था। तो ये मैंने उनको प्रपोज़ किया कि मैं चाहता हूँ कि आप ये बनाएं, यानी कि प्रोड्यूस करें, मैं डायरेक्ट करूँ। तो सरवर भाई और मृत्युंजय भाई ने मेरी बात बड़े आराम से सुनी और बड़ी मुझे रिस्पेक्ट दी, और उनको अच्छा लगा कि भाई इंडस्ट्री का जैसे उस दौर का था कि मयूर बड़ा सब प्यार देते थे, क्योंकि बच्चे से बड़े होते उन्होंने मुझे देखा था, तो उन्होंने पूरा मुझे तवज्जो पूरी दी। लेकिन बात ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझे बड़े फ्रैंकली बताया कि आइडिया तो बहुत अच्छा है भाई तुम्हारा, लेकिन मुश्किल ये है कि हम आउटसाइड डायरेक्टर नहीं लेते। मल्टी चैनल जितनी भी चीज़ें बनाता है उसमें हमारे इन हाउस डायरेक्टर्स ही होते हैं, तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा एक बार आप सुन तो लें एग्जैक्टली क्या प्लॉट है, क्या मैं करना चाहता हूँ, हो सकता है आपको बहुत पसंद आए। तो उन्होंने कहा हाँ सुनाओ, बेशक सुनाओ। और मैंने जिस तरह उनको सुनाया, मेरी पहली लाइन मुझे आज भी याद है, मेरी थी कि प्रोग्राम शुरू होता है, अमिताभ बच्चन साहब बैठे हुए हैं। बस मैंने इतना बोलना था, अमिताभ बच्चन साहब बैठे हुए हैं, कि सरवर भाई और मृत्युंजय भाई एक दूसरे को देखने लग गए ऐसे। मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, फिर मैंने अपनी बात कंटिन्यू की। उसके बाद तो करते करते मैंने आगे बताया, फिर माधुरी दीक्षित आएंगी, ये अनाउंसमेंट करेंगी डांसर्स के बारे में,
फिर गोविंदा आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर वो आएंगे, जैकी श्रॉफ, फिर जूही चावला। मैं बड़े बड़े स्टारों के नाम लेता गया, वो मुस्कुरा के मेरी बात सुनते गए। उसके बाद जब मैंने बात ख़त्म की, फिर मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने मुझे देख के कहा, मयूर ये जितने एक्टरों के नाम लिए हैं क्या इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि ये करेंगे ये? मैंने कहा नहीं, मतलब पेपर के ऊपर ऐसे कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, मेरे लिए ज़रूर करेंगे। तो फिर उन्होंने कहा अमिताभ बच्चन भी, अमित जी करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। ये बात उस वक्त मुझे नहीं पता थी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये वो दौर है जब अमिताभ जी वीडियो बिल्कुल नहीं करते थे। इनफैक्ट सबको पता था कि अमिताभ बच्चन साहब को वीडियो के ऊपर लाना नामुमकिन है, और उनका अपना रीज़न था, और वो रीज़न बड़ा सीधा सा था कि उनके फ्रेंड सर्कल और उनके लोग इतने, मुकुल आनंद जी और जो उस वक्त जो उनका सर्कल था, ये लोग भी टीवी की बहुत चीज़ें बना रहे थे। और अमित जी को ये था कि अगर मैंने एक बंदे को ऑब्लाइज किया तो फिर तो लाइन लग जाएगी, फिर इसके लिए भी करो, उसके लिए भी करो, उसके लिए भी करो, और वो बहुत फेयर है, एक के लिए करते तो सबके लिए करना पड़ता। इसलिए उन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं ये टीवी वाला काम, वीडियो वाला काम फ़िलहाल नहीं करूँगा। इसलिए मृत्युंजय भाई ने कहा कि ये तो मुझे नहीं लगता कि होने वाला है, तुम बाकी जो नाम लिए, जैकी श्रॉफ, माधुरी दीक्षित, गोविंदा, इन सबको तो खैर इनकी बातें बाद में करेंगे, अगर तुम सिर्फ हमें अमिताभ बच्चन जी की कंफर्मेशन ला दो कि वो ये कर रहे हैं ओपनिंग, सिर्फ ओपनिंग, तो ये प्रोग्राम आपका, हम आपको डायरेक्टर ले लेंगे। अब ये चैलेंज हो गया साहब। अब मैं तो अमित जी के पास पहुंच गया, उसी शाम पहुंच गया घर पे। मुझे याद है जूह का उनका घर प्रतीक्षा, घर का नाम, और मैंने अमित जी को जाके कहा कि अमित जी 10 मिनट आप मुझे दो सर आप 10 मिनट दीजिए। तो उन्होंने कहा बताओ। मैं उनके साथ बैठा, मैंने कहा जी ये है, मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ। और बोले बहुत अच्छी बात है, तुम डायरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्टर बन रहे हो, वेरी गुड, करो। मैंने कहा लेकिन एक पेच है, अटका हुआ हूँ। बोले क्या? मैंने कहा मेरी बात हुई है मल्टी चैनल से, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब तक अमित जी हाँ नहीं करते ये प्रोग्राम हम आपको नहीं दे सकते। अमित जी ने कहा भाई हम तो वीडियो करते नहीं हैं। मैंने कहा सर मेरे लिए आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा भाई ये मैं कैसे करूं? अब आपको पता है फिर उस दौर में इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत चलती थी, और जिस तरह मेरा और उनका रिश्ता और उनका प्यार मेरे लिए, बस कैसे मत पूछिए, लेकिन उनको मना लिया। मैंने कहा ये आप तो मुझे करना ही है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर मेरी डायरेक्टर की डेब्यू जो है वो शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ द लास्ट, मैं कभी दोबारा किसी को अप्रोच नहीं करूँगा, मुझे नहीं डायरेक्ट करना कुछ भी। और उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में भी बस वही बात थी कि तू बाज नहीं आएगा और उन्होंने मुझे हाँ कर दी। अब बेशक किस्सा लंबा, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा सुनने का। अब मुश्किल ये हो गई मेरे लिए कि मैंने करना था शूट जल्दी। मैंने उनको कहा मुझे जल्दबाजी है शूट की। उन्होंने कहा भाई मैं तो 25 दिन तक जो है खुदा गवाह के लिए कमिटेड हूँ, और बस घर से ही मेकअप करके जाता हूँ, क्योंकि जो मेरा गेटअप है तो वक्त तो मिलेगा नहीं। अर्ली मैं स्टार्ट करता हूँ, महबूब स्टूडियो में मेरी शूटिंग चल रही है, रात को लेट पैकअप करता हूँ, तो यू हैव टू वेट। मैंने कहा सर वेट नहीं कर पाऊँगा, आप उसी गेटअप में कर दीजिए खुदा गवाह के। मेरे को आपने गुड विशेस देनी है, मेरे लिए आपने कुछ कहना है, डजेंट मैटर, आप उसी वेशभूषा में बैठ जाइए, मैं कैमरा वहीं लगा दूंगा सेट पे। उन्होंने कहा भाई मुकुल आनंद जो है वो नहीं चाह रहे कि मेरा ये जो गेटअप है ये लीक आउट हो, तो आई डोंट थिंक ही विल बी अलाउइंग यू कि वो करे। और महबूब स्टूडियो जो है उनकी भी रिस्ट्रिक्शंस है, तो अगर तुम ये दो चीज़ें कर सकते हो तो दैट्स फाइन। उनको भी पता था ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब जी एक नया चैलेंज फिर मेरे हाथ आ गया। लेकिन मज़े की बात ये थी कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर मनोज देसाई मुझे बहुत 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 प्यार करते हैं। वो मेरे, ये सोचिए कि मैं उनके घर का हूँ, और उनसे जब मैंने कहा बहुत ज़रूरी है, उन्होंने फिर मुकुल जी से बात की। मुकुल जी ने कहा अच्छा इसके लिए जो भी था हो गया, और उन्होंने मुझे ओके कर दिया, महबूब स्टूडियो ने भी ओके कर दिया, और मैं अपना कैमरा लेके अमित जी के पास पहुंच गया। और यहाँ से मेरी शुरुआत हुई एज डायरेक्टर की, और अमित जी ने मेरे लिए वो जो ओपनिंग थी वो की, और पहली बार ज़िंदगी में मैंने उनको डायरेक्ट किया। यानी मैं बैठा उनके साथ कुर्सी से, उनके साथ स्क्रिप्ट डिस्कस किया, उनको बताया आपने कहाँ देखना है, कहाँ बोलना है। अरे साहब क्या बताऊँ वो क्या मूवमेंट थी, आज भी सोचता हूँ तो बस ऐसा होता है कि यार वाकई ये सच में हुआ। तो मैंने उनको उस वक्त डायरेक्ट किया, उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी बातें बोली, और वो जो शूट था मैं वो कैसेट पे लेके पहुंच गया मल्टी चैनल यानी लहरे के ऑफिस, और बिठा दिया सबको। मैंने कहा सब काम छोड़ दीजिए, बैठिए और देखिए। अब वो भी एक डिसबिलीव की फीलिंग के साथ उन्होंने जब लगाया और कैसेट, और जैसे अमित जी सामने आए, देखे, उन्होंने एक दूसरे को देखा, उन्होंने कहा भैया शो तेरा, शुरुआत कर। और उस प्रोग्राम की शुरुआत हुई जिसका नाम था वैरायटी। और ये मैं आगे भी बता दूं कि अमित जी ने शुरुआत ऐसी कराई कि उसके बाद चाहे वो गोविंदा जी हों, माधुरी जी हों,
जैकी बाबू हों, जूही जी हों, सब ने बहुत ही खुले दिल से इस चीज़ का वेलकम किया कि हमारी इंडस्ट्री का हमारा कलीग एक चीज़ डायरेक्ट कर रहा है, और पूरे विश्वास के साथ उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया और इसमें उन्होंने पार्टिसिपेशन किया। और ये बहुत ही कामयाब शो बना जिसका नाम था वैरायटी, जिसके और भी एपिसोड प्लान हुए थे। लेकिन मैं इस कैसेट को लेके जब अमिताभ जी के पास पहुंचा और मैंने उनको ये कैसेट दिखाया, उन्होंने देखा तो बहुत खुश हुए, और उनको मेरे में छुपा हुआ डायरेक्टर भी नज़र आना शुरू हो गया जो मैं चाहता था। और कमाल की बात है, उस वक्त टीवी एशिया यूके के अंदर एक चैनल लॉन्च हो रहा था जो यूके में बसे हुए एशियंस के लिए पहला सैटेलाइट चैनल था, जो इंडियन और पाकिस्तानी बल्कि कहिए कि एशियंस के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल था। और इस चैनल के अंदर बच्चन्स भी इन्वॉल्व थे, यानी कि अजिताभ जी और अमिताभ जी, उनकी भी शेयर होल्डिंग थी और साथ उनके और भी पार्टनर्स थे। उस वक्त उन्होंने ये देखते ही कहा कि भाई तुम तो टीवी एशिया के लिए कर सकते हो काम। मैंने कहा सर ये तो मेरा ड्रीम होगा, अगर मैं यूके जाऊं और ये काम मैं करूं तो आप बताइए मुझे क्या करना है। और वहाँ से अमित जी ने मुझे एक लेटर दिया बंटी जी के लिए, यानी अजिताभ जी जो लंदन में थे। फिर बंटी जी के साथ मेरी लंदन में मीटिंग फिक्स हुई और उसके बाद मैं यहाँ पे यूके में पहुँच गया 90s के दौर में, और टीवी एशिया चैनल को मैंने होस्ट करना शुरू कर दिया। Now my official duty to officially launch TV Asia now! घर से दूर लेकिन दिल के पास, परदेश में अब देश के रंग, टीवी एशिया हम सब का अपना। यहाँ मैंने ब्रेकफास्ट शो किया, यहाँ मैंने अपने नए नए शोज़ किए, और मेरी पहचान यूके के अंदर एज़ मयूर जो थी वो और स्ट्रॉन्ग बननी शुरू हो गई। मुझे ये प्लेटफॉर्म, ये जगह बहुत पसंद आई और करियर यहीं बनना मेरा शुरू हो गया। Mayur, you lived in London and or the outskirts of London, which is beautiful. आप जहाँ रहते हैं कैसा प्लेस है? मैंने सुना बहुत ब्यूटीफुल है। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ जहाँ आप रहते हैं। वुड यू डिस्क्राइब फॉर ऑल आवर व्यूअर्स कि आप कहाँ रहते हैं और वो धरती का टुकड़ा कैसा है? वुड यू एक्सप्लेन टू मी? इवन आई एम इंटरेस्टेड। वेल्स को क्या डिस्क्राइब करूं मैं आपको भाई साहब, जन्नत है ये, जन्नत वाकई। इस जगह को कहते हैं बेस्ट हिडन सीक्रेट। अगर आपके व्यूअर्स जो ज़रा जोग्राफिकल नॉलेज रखते हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये जगह जो है ये लंदन से कोई 3.5 घंटे की ड्राइव है। और ये समझिए कि जो लोग यूके आ चुके हैं या यूके को थोड़ा जानते हैं तो ये बर्मिंघम तक आप आइए लंदन से, और बर्मिंघम के बाद 1.5 घंटे की जर्नी और है, और उसके बाद इस खूबसूरत जगह के दर्शन आपको हो जाएंगे। इस जगह को कहते हैं स्नोडोनिया माउंटेन्स बहुत फेमस है। ये ऐसी जगह जहाँ पे वॉकर्स, साइकिलिस्ट, बाइकर्स ये अक्सर आते रहते हैं। यहाँ की एक माउंटेन स्नोडन है जो बहुत लोगों का ख्वाब है कि हम इसको चढ़ाई करें, यानी कि स्नोडन माउंटेन होकर आएँ, और बहुत लोग आते हैं। कई लोग माउंटेन ऑल द वे ऊपर जाके बाई फुट नीचे आते हैं, कुछ लोग ट्रेन जर्नी करते हैं 1 वे, कुछ लोग दोनों जगह ट्रेन लेकर जाते हैं, डिपेंडिंग व्हाट दे वांट टू डू। लेकिन ये जो माउंटेन्स है यहाँ की ये बहुत फेमस है वर्ल्ड वाइड। एक माउंटेन कैरे रिड्रिस वो बहुत फेमस है। और मेन बात तो इस जगह की मुकेश भाई ये है कि यहाँ पे बीचेस, लैंडस्केप्स और समुद्र, दूर दूर तक दिखता समुद्र, और जिस तरह की लोकेशन है ये एब्सोल्युटली अमेजिंग है। अगर बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि भाई अभी तक बॉलीवुड यहाँ क्यों नहीं पहुँचा, तो मेरे ख्याल से ये भी एक वजह है कि इस जगह को बहुत छुपा के रखा गया है, कि कहते हैं ना कि ब्यूटी स्पॉइल ना हो जाए। एकदम से
ओवर एक्सपोजर ना हो जाए। तो मैं यहाँ पे इस लाइफ को बहुत इन्जॉय करता हूँ। कभी हॉलीडेज़ के लिए यहाँ पे आया था बहुत साल पहले, दिल में ख्वाहिश हुई कि ऊपर वाले ने चाहा तो एक दिन यहीं पे अपना आशियाना, अपना मकाम बनाना है, ज़िंदगी यहीं बितानी है और एक सिंपल लाइफ, नॉर्मल लाइफ, ओरिजिनल लोगों के बीच मैं बिताऊं। यही मेरे बच्चों की अपब्रिंगिंग हो और मेरी मदर भी अपनी सीनियर लाइफ का जो दौर है वो ऐसी वादियों में, ऐसे काम एटमॉस्फेयर में बिताएं और मैं भी अपनी वाइफ के साथ एज अ कपल इस जगह को पूरी तरह एंजॉय कर सकूं। क्योंकि ये मेरा मानना था कि ऐसी खूबसूरत जगह जो वेल्स है, लोग ज़्यादातर रिटायरमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं। कहते हैं भाई ये रिटायर हो जाएंगे ना, फिर ज़रा बाकी के अपने जो साल हैं वो ऐसी जगह पे आराम से बिताएंगे। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता था और सोचता था कि इतनी खूबसूरत जगह को सिर्फ रिटायरमेंट के साथ एसोसिएट क्यों करते हो, इसको एक्टिव होते हुए क्यों नहीं इंजॉय कर सकते। और यही बात मैंने अपनी बीवी नूरी को एक दिन कही। मैंने कहा भाई ऐसी जगह पे उस उम्र में आने का क्या फ़ायदा है, जब एक माउंटेन को देख के आपका दिल जो है वो कहे हाँ और आपके घुटने जो हैं कहें ना। तो मौका आज है, अब है और हमें चाहिए कि हम मूव कर जाएं वेल्स में, ताकि अपने इस उम्र के दौर को हम एक्टिव लाइफ बनाएं, इंजॉय करें, बच्चे भी इंजॉय करें। और हमारी मदर ने हमें सपोर्ट किया और कहा वाई नॉट। जैसे उन्होंने हर मेरे सपने को पूरा करने के लिए मुझे पूरी तरह इनकरेज किया, उन्होंने इसमें भी मेरा पूरा साथ दिया और कहा चलो लेट्स गो पैक योर बैग्स। और हमने अपने बैग पैक कर लिए और अब हम यहाँ पे वेल्स में रहते हैं और हमारे माता रानी की बहुत कृपा है, उनका आशीर्वाद है। सच कहूँ तो ऐसी ऐसी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मांगी हैं जो शायद नामुमकिन सी लगती होंगी सुनने में, सोचने में, लेकिन मांगी हैं और उसने दिया है। मेरे मामा जी अमेरिका में मेरी फैमिली है, मेरे 2 मामा जी, एक मौसी हैं और एक मेरे मामा जी जिनका नाम दीपक कपूर है। उनकी बात हमेशा मुझे याद आती है ऐसे मौके पे। एक बार मैं मंदिर में उनके साथ गया था इंडिया में और हाथ जोड़ के ऐसे कुछ आंखें बंद करके कुछ मैं कह रहा था, तो मेरे मामा जी ने मुझे बोला कि बेटा क्या कह रहे हो। मैंने कहा बस भगवान जी से कुछ मांग रहा हूँ। तो उन्होंने 2 मिनट के लिए पॉज लिया, मुझे कहा मत मांगो। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मंदिर में आके भगवान जी से कुछ मांग रहा हूँ और मेरे मामा जी कह रहे मत मांगो। उस वक्त तो मैं चुप हो गया। बाद में मैंने उनसे कार में पूछा, मामा जी आपने क्यों कहा कि मत मांगो। भगवान से अगर इंसान नहीं मांगेगा तो फिर किससे मांगेगा, तो मांगने के लिए तो जाते हैं लोग। तो मेरे मामा जी ने उस वक्त एक बात कही, उन्होंने कहा बेटा हो सकता है उसने तुम्हें और ज़्यादा देने की सोची और तुम कम मांग लो, तुम्हें क्या पता, वो तो चाह रहा हो कि तुम्हें ये भी दूँ, ये भी दूँ, ये भी दूँ और तुमने कम मांग लिया। बस वो बात जो थी वो दिमाग में घुस गई और यकीन मानिए उस दिन के बाद मैंने मांगना बंद कर दिया। और यकीन मानिए मेरा मांगना तो बंद हो गया लेकिन उसका देना बंद नहीं हुआ, बेशुमार। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। Mayur, I heard that you opened a very beautiful looking restaurant in London or the outskirt of London, I don't know. But मैंने सुना है वो आपने रेस्टोरेंट खोला है, वो आपने किन के लिए खोला है? इंडियंस के लिए खोला है? बिल्कुल सही सुना है मुकेश भाई आपने, इंडियंस तो यहाँ ना के बराबर है। रेस्टोरेंट जो हमारा इसका नाम है इंडियाना कुजीन और ये प्रॉपर नॉर्थ इंडियन कुजीन है, देसी खाना, होम कुकिंग। और 14-15 साल इस रेस्टोरेंट को यहाँ पर हो गए हैं।
बहुत ही खूबसूरत जगह है और जो लोकेशन है रेस्टोरेंट की ये भी बहुत खूबसूरत है। आप ये समझ लीजिए कि कदमों के ऊपर बीच है, यानी कि रेस्टोरेंट से आपने खाना खाया और आप बाहर निकले और बस कुछ कदम पे जाके आप बीच के ऊपर जा सकते हैं। और रेस्टोरेंट के सामने, बिल्कुल सामने, यानी कि जहाँ से मेन डोर है, एक बहुत ही खूबसूरत स्टीम ट्रेन चलती है। स्टीम ट्रेन यानी कि छोटी गाड़ी जो टूरिस्ट को एक राइड देती है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। उसके पास में मेन लाइन रेलवे स्टेशन भी है, यानी जो मेन ट्रेन होती है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट के बाहर आके रुकती है। ज़बरदस्त गोल्फ कोर्स है, पोनी ट्रैकिंग है, क्योंकि जो वेल्स जगह है ये मेनली टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं या देखें तो दूर दूर से लोग वेल्स में आते हैं अपने हॉलीडेज़ के लिए, और इसका अट्रैक्शन है ही टूरिस्ट का। और ये जगह सीजनल भी है जिसको हम कहते हैं, क्योंकि ये जो टूरिस्ट का सीज़न आता है, गर्मियों की छुट्टियां हो गई, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हो गई, यहाँ पे इतनी भीड़ होती है क्योंकि दुनिया भर से लोग वेल्स देखने के लिए आते हैं। लेकिन जैसे ही वो सीज़न ख़त्म हो जाता है उसके बाद ये जगह क्वाइट हो जाती है, बहुत शांति होती है और लोकल्स लोग ही आपस में मिंगल करते हैं, आपस में मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरी अलग अलग जगहों पे जहाँ मैं आपसे बात करता हूँ या इस इंटरव्यू के दौरान पीछे की लोकेशन आपको नज़र आती होंगी, लगता होगा कि भाई ये तो कोई लोग इतने दिख नहीं रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त है। यहाँ पे ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको लोग बिल्कुल नहीं दिखेंगे, लेकिन साथ ही वो जगहें भी हैं कि अगर आप लोगों को देखना चाहते हो तो भीड़ भाड़ वाले इलाके भी हैं, नाइट लाइफ भी है, यहाँ पे क्लब के कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, बार्स हैं यानी कि बेशुमार पब्स हैं, और शॉपिंग है, हॉलीडे एरिया। तो ये सारी चीज़ों का होना तो ज़रूरी है, क्योंकि जो आदमी हॉलीडे बनाने आएगा वो चाहेगा कि अलग अलग चीज़ें करे। साइट सीइंग बड़ी ज़बरदस्त है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस तो इतने भरे हुए हैं कि ख़त्म ही नहीं होंगे, ऐसी ज़बरदस्त जगह ये। और क्योंकि अब मैं यहाँ पे बसा हुआ हूँ और पिछले 15 सालों से रह रहा हूँ, तो यहाँ की लोकल लाइफ के बारे में भी आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिसको सुन के आपको बहुत हैरानी होगी। आपने सुना होगा ना, इंडिया में हमें कहते थे राम राज्य, ये तो राम राज्य है। उस वक्त शायद इतना मतलब ही नहीं समझते थे राम राज्य का क्या है, लेकिन आप यकीन मानिए यहाँ पे वेल्स में अभी भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे दुकानों में दुकानदार नहीं है। जी हाँ, सामान है लेकिन दुकानदार नहीं है। वो यूँ नहीं है कि आप जाइए, गाड़ी पार्क कीजिए, दुकान के अंदर जाइए, सामान जो जो लेना अपनी टोकरी में लीजिए, ख़रीदिए, और उसके बाद एक छोटा सा बक्सा बना हुआ है, वहाँ पे पैसे डालिए और अपने घर जाइए। यानी इतना विश्वास है। ऐसा राम राज्य आज भी यहाँ है। कई बार ऐसा होता है कि नूरी जो मेरी वाइफ है, हम लोग रात को रियलाइज़ करते हैं अभी लेट हो गए, ये सामान चाहिए ग्रॉसरी का, और 1 बज रहा है, रात के 12 बज रहे हैं, 2 बजे रेस्टोरेंट से आए हैं, नींद नहीं आ रही, दिल कर रहा है ये सामान चाहिए था कल सुबह, चलो चलते हैं। तो दुकान में जाते हैं, दुकान का ताला खुद खोलते हैं क्योंकि हमको उसका नंबर लॉक पता है, और अपना सामान लेते हैं दुकान से। पूरी दुकान सजी हुई है, और उसके बाद पैसे जो थे वहाँ पे लिख देते हैं रजिस्टर में, हम आए थे इतने बजे, ये हमने ख़रीदा, ये पैसे, और पैसे रख के हम चले जाते हैं। और आज तक मुश्किल नहीं गई। अब ये चीज़ें दुनिया के कई कोनों में, तो सोचे इंसान तो सोच के हैरान हो जाए कि वाकई दुनिया में आज भी ऐसी जगह मौजूद है। लेकिन यहाँ वेल्स के अंदर ट्रस्ट के ऊपर बहुत काम चलता है, इसीलिए ये जगह मैंने चुनी रहने के लिए, क्योंकि इट्स एन अमेजिंग लाइफ टू लिव हियर। एक्टिव लाइफस्टाइल है, यहाँ साइकिल भी चलाता हूँ, यहाँ पे बोट भी चलाता हूँ, फिशिंग भी करता हूँ, और हर तरह की चीज़ें। यहाँ पे सरकार प्लेन भी चलाया जाता है। जी हाँ, ये ब्यूटीफुल जगह पे आप प्राइवेट प्लेन जो है वो भी चला सकते हो। तो यहाँ पे हर तरह की चीज़ें करने का मज़ा आता है, एक एक्टिव लाइफस्टाइल। और यही मेरा सपना था। मैं हमेशा इंडिया में भी सोचता था, इंडिया से बाहर आने के बाद भी सोचता था कि हम जो एक्टरों की लाइफ होती है इसमें बेशक मज़े बहुत हैं, 5 स्टार होटलों में ठहरते हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचिए तो हम इन चीज़ों को भोग नहीं पाते। बस एयरपोर्ट से उतर के होटल, होटल से उतर के प्रोडक्शन की कार में, कार से लोकेशन पे, लोकेशन के बाद थके मांदे वापस होटल के कमरे में, और उसके बाद ऐसे वक्त निकल जाता है। शूटिंग करके आप अच्छी अच्छी जगहों से वापस अपने घर चले जाते हैं। हाँ, फैमिली बहुत इन्जॉय करती है, बीवी बच्चे भाई बहन रिश्तेदार वो ज़रूर साथ में आके शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे, असली इन्जॉयमेंट उनका होता है। लेकिन जो एक्टर खुद होता है उसको इन चीज़ों को भोगने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि दिमाग में बस एक ही चीज़ चलती है कि आज मेहनत कर लें, आज ये काम कर लें, कल इंजॉय करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वो कल आता नहीं है। और मेरी सोच उस वक्त यही थी कि मालिक करे वो कल जो बहुत लोगों के लिए नहीं आ रहा, काश वो मेरे लिए आए। और उस चीज़ के लिए चैलेंजिंग है, हिम्मत करनी पड़ती है, हौसला दिखाना पड़ता है, आसपास वालों की, फैमिली वालों की टुगेदरनेस, एक सपोर्ट साथ चाहिए होती है, और ऊपर वाले का आशीर्वाद हो तो बात बन जाती है। तो आई थिंक दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस
एंड द राइट डिसीजंस आर मेड इन माई लाइफ कि मैं मूव होके वेल्स में आ गया हूँ। और कभी आप आएंगे, आई एम श्योर, मुझे मिलेंगे, मेरे साथ वक्त बिताएंगे। और आप ही क्यों, आपके व्यूअर्स में से भी कोई यहाँ वेल्स में आएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी उनको मिलना और उनके साथ अगर वो चाहेंगे फ़ोटो खिंचवाना और उनको घुमाना, व्हाई नॉट। तो इंडियंस के लिए खोला है, लेकिन मैंने सुना है कि फॉरेनर्स बहुत आते हैं, तो आपका मकसद क्या था? सच पूछे तो इंडियाना खोलने के पीछे कोई ऐसा मकसद नहीं था कि हम स्पेशली इसलिए इंडियाना खोल रहे हैं। ये भी एक थॉट ही है। वो ये कि जब मैं इंडस्ट्री के अंदर था और फिल्मों में बहुत काम किया करता था तो अक्सर मैं ये बात सोचा करता था कि ये जो हमारे फेमस एक्टर्स होते हैं, इनकी जो वाइफ होती है, इनको हमेशा जाना जाता है उसकी वाइफ, यानी फला एक्टर की बीवी, ये फला एक्टर की बीवी। दिमाग में ये ख्याल भी कई बार आता था कि जो आपकी लाइफ पार्टनर है, जो आपकी वाइफ है, जिसने पूरी ज़िंदगी आपके साथ बितानी है, उसकी अपनी भी तो कोई इंडिविजुअलिटी है, वो ख़ुद भी तो कुछ है, उसका भी तो अपना एक टैलेंट होगा। तो क्यों नहीं आपकी बीवी को लोग उसके टैलेंट से जाने, या सिर्फ आपके बीवी होने के नाते। और ऐसी चीज़ों में जैसे मैंने कहा कि हमारी मदर ने हमें बहुत सपोर्ट किया, मेरी मदर ने, और उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है भाई, तुमने तो अपनी फेम देख ली, अब नूरी की बारी है, तुम्हारी वाइफ में बहुत टैलेंट है, ये तो बहुत कुछ जानती है, ये तो ब्यूटिशियन है, ये तो शेफ़ है, ये तो ये है, अब उसका नंबर है भाई, अब तुम्हारा काम है कि उसकी सपोर्ट बनो और उसकी परछाई बनो जैसे वो तुम्हारी परछाई बनी हुई है। और कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जहाँ तुम लोग मिल के काम करो, यानी इकट्ठे रहने का वक्त तुम दोनों को ज़्यादा मिले। और ये बात हम दोनों को बहुत जची। और नूरी वाकई एक एक्लेम्ड शेफ़ है, उसमें टैलेंट तो ज़बरदस्त शुरू से था ही, क्योंकि उनका बैकग्राउंड भी शेफ़ बैकग्राउंड है, क्योंकि उनके फादर बहुत अच्छे शेफ़ थे और उनसे उनको ये गिफ्ट मिला एक टेक्निक का। और उसके साथ साथ आपको तो पता है कि पंजाबी फैमिलीज़ में, इंडियन फैमिलीज़ में जो हमारी लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं हमारे पंजाबी घरों की, इनको कुकिंग तो विरासत में मिलती है, ऐसे ऐसे खाने, बल्कि बड़ी क्लीशे सी फीलिंग है। हम कहते हैं ना कि इंडिया में जब कोई रिश्ता आता है तो लड़के वाले ज़रूर पूछते हैं ये खाना बना लेती है, ये एक बड़ा क्लीशे सी चीज़ है। तो नूरी तो शुरू से बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती आई है। तो उसके बाद हमें हुआ कि भाई चलो ये टैलेंट जो है इसको एक प्रोफेशन की शक्ल दी जाए, और यहाँ से इंडियाना का जन्म हुआ। और नूरी को एक प्लेटफॉर्म मिला, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, एक दूसरे को और समझने जानने का, इस बॉन्ड को बढ़ाने का। एक नई ज़िंदगी थी, एक कुछ नया था। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इन पिछले 14 सालों में नूरी ने एक अपनी जगह बनाई है, और लोग वाकई उसको राज, जो मेरा नाम है असली राज, और यहाँ वेल्स में मुझे राज के नाम से जानते हैं, कि अब लोग उसको सिर्फ राज की वाइफ के नाम से नहीं जानते, बल्कि नूरी को अपने टैलेंट के लिए जानते हैं। नूरीज़ कुकिंग। इंडियाना बहुत फल रहा है, फूल रहा है, इसकी धूम वेल्स में ऑलरेडी है, दूर दूर से लोग यहाँ पे खाना खाने आते हैं, नॉर्थ इंडियन कुजीन। और मुझे भी अच्छा लगता है कि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में एक्टर से हट के भी और चीज़ों को जाना और चीज़ों को जिया। और बाकी ये बात सच भी है मुकेश भाई, जब आप किसी एक प्रोफेशन में होते हैं तो जहाँ उस प्रोफेशन का फ़ायदा है कि भाई आप उसको एंजॉय करते हैं, उससे नाम मिलता है, पैसा मिलता है, लेकिन वह ये भी लिमिटेशन है कि आप एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही फॉर्मेशन में घिरे रहते हैं। फिल्मों की बातें, फिल्मों के लोग, कौन सी हिट हुई, कौन सी फ्लॉप हुई, किसने कितना बिजनेस किया, उसको ये फिल्म मिली, उसकी ये फिल्म छूटी, ये हुआ, इस बातों से निकलने का हमारे पास वक्त नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ज़िंदगी में किसी और चीज़ का चैलेंज लेते हो या कुछ नई चीज़ करते हो, तो फिर उसके साथ नए सोच, नए विचार, नए लोग, नई बातें, ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और यही मेरे साथ हुआ। जैसे फिल्मों की हैट उतारी तो इंडियाना की हैट पहनी, उसके बाद नई तरीके की बातें और बातों का मज़ा, फूड की नॉलेज, नए लोगों से नई बातें, विच आई एम एंजॉइंग। और मेरे ख्याल से 15 साल हो गए, अभी तक एंजॉय कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आगे भी इस प्रोफेशन को एंजॉय करूँगा। और हो सकता है इसके होते हुए कुछ और नई चीज़ें भी करूँ, क्योंकि चैलेंज लेना और अपनी ज़िंदगी को ट्विस्ट देना, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। I believe, Mayur, you have, you ran a show, a talk show, maybe interview show, there in UK. How many celebrities you interviewed in that show? ओहो, कितनी सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, ये बताना बहुत मुश्किल है सरकार। ये जो टॉक शो था, इसने मुझे मौका दिया कि इतने पुराने नए दोस्तों को मिला, उनके साथ वो बातें की जो शायद सोचा नहीं था करूँगा। एक नए तरीके से हमारी दोस्ती डेवलप हुई बहुत एक्टरों के साथ जो मेरे दोस्त हैं।
ये फ़ायदा भी रहा कि मैंने ना सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री, हॉलीवुड की इंडस्ट्री, ब्रिटिश इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों के साथ मैंने अपने रिलेशंस बनाए और उनसे बातें की और उनकी प्रोफेशन के बारे में जाना। और जब आप ब्रेकफास्ट शो के होस्ट होते हैं तो आपको ये भी बहुत बेनिफिट होता है कि ना सिर्फ आप एक्टर्स जो कि आप रह चुके हैं बल्कि पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन, बिजनेसमैन, ब्यूटिशियन, फूड इंडस्ट्री, बिजनेसमैन, हर तरह के लोगों के साथ आपको बात करने का मौका मिलता है। और जब आपको ये मौका मिलता है कि इतने बड़े बड़े लोग आपके सामने बैठते हैं और आपकी क्यूरोसिटीज़ को ख़त्म करने के लिए आपके सवालों का जवाब देते हैं, तो आपकी अपनी नॉलेज भी बहुत बढ़ती है और अपना व्यू भी जो है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। आई थिंक किसी भी इंसान के लिए सक्सेस, पैसे, इनके अलावा एज ए इंसान अपनी ग्रोथ ये बहुत ज़रूरी है, दिमागी ग्रोथ, और वो ग्रोथ का मुझे मौका मिला इस प्रोफेशन के ज़रिए। सो यस, यू नेम इट, दिलीप साहब, अमिताभ जी, जितेंद्र जी, शम्मी कपूर जी, शाहरुख, सलमान, आमिर, अजय, माधुरी, किसका नाम लूँ, सबके साथ मेरे शोज़ आए हैं, मैंने बहुत इन्जॉय किए हैं और इन लोगों ने भी बहुत इन्जॉय की। मैं ये जानना चाहूँगा कि विच प्लेस यू लाइक, ये दुविधा हर माइग्रेट किए हुए NRI के साथ होती है, हर घर में होती है, हर शख्स से होती है। कौन सी जगह आपको पसंद है? आप जहाँ रह रहे हैं लंदन, वहाँ वो पसंद है आपको, या आपको अपनी इंडिया पसंद है? डू यू मिस आवर इंडिया, देयर रूट्स? हाँ, यूके और इंडिया, ये सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है मुकेश भाई। यूके या इंडिया, प्रेफरेंस आप ही ने कहा है कि दुनिया तो अब श्रिंक हो चुकी है, एकदम श्रंक हो गई है, छोटी हो गई है, और वाकई ये इतना सच है कि दुनिया इतनी छोटी हो चुकी है। आप देखिए ना, हम लोग आए दिन अपने रिलेटिव से, अपने दोस्तों से, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेस टाइम पे, कभी स्काइप पे, कभी जूम पे बातें करते रहते हैं, और बातें भी क्या करते रहते हैं कि पल पल की खबर उनको देते रहते हैं। इतना आसान हो गया है, मैंने ये खाया, क्लिक देख ले, मैंने ये पहना, क्लिक देख ले, आज मैं यहाँ गया, आज मैं वहाँ गया, और वो क्या कहते हैं, वीडियो कॉलिंग। लगता ही नहीं है कि भाई हम लोग इतने हज़ारों मील दूर एक दूसरे के साथ बैठे हैं। बल्कि फ़नी बात तो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि इंसान यहाँ से इतने पैसे खर्च के, वक्त निकाल के हिंदुस्तान पहुँचता है, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठता है आमने सामने, इस मौके के इंतज़ार में कि एक दिन आएगा इकट्ठे बैठेंगे, और जब बैठता है तो समझ नहीं आता कि अब बैठ के मैं बात करूं तो मैं क्या करूं, क्योंकि सारी बातें तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। फेस टाइम पे, जूम पे, स्काइप पे हर चीज़ बात हो गई है, हर चीज़ शेयर कर ली, हर चीज़ दिखा दी, हर चीज़ के बारे में बात हो गई। अब और क्या बात करूं, यानी 2 मिनट बात करने के बाद में चुप्पी हो जाती है। फ़नी सिचुएशन है। तो वाकई दुनिया श्रंक हो गई है, और मेरे ख्याल से इंडिया में भी अब ऐसी कोई चीज़ नहीं है फ़ॉरेन की अट्रैक्शन की जो वहाँ पे लोगों को बहुत लुभा सके। हाँ, आई एम श्योर इंटीरियर्स जो है इंडिया के, वहाँ आज भी फ़ॉरेन की चीज़ों का, फ़ॉरेन की बातों का ज़रूर क्रेज़ होगा, लेकिन जो बड़ी बड़ी जगहें हैं इतनी एडवांस हो चुकी हैं इंडिया में कि अब उन चीज़ों की कीमत नहीं है जो एक ज़माने में हुआ करती थी। मसलन जब कोई अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए इंडिया जाता था फ़ॉरेन से, तो उस वक्त उसके एक नेल पॉलिश लाने की भी बड़ी कीमत होती थी कि भाई फ़ॉरेन की नेल पॉलिश आई है। कई लोग तो एयरप्लेन से जो टूथब्रश होते हैं, टूथपेस्ट होते हैं, वही दे देते थे, और हम बच्चे उस वक्त खुश हो जाते थे कि भाई अमेरिका से ये चीज़ें आई हैं, ये कंघी, ये हेडफोन, ये अलग अलग चीज़ें। लेकिन आज जब कोई भी इंडियन, NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन, इंडिया जाता है किसी भी अपने देश से, अमेरिका या यूके से, तो उसके लिए ये बहुत भारी मुश्किल होती है सोचना कि मैं वहाँ पे अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए क्या लेकर जाऊँ जिससे वो खुश होंगे, क्योंकि खुश करना बहुत मुश्किल है साहब। हर चीज़ वहाँ मिलती है, और ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है बहुत चीज़ों में अब्रॉड से ज़्यादा एडवांस है। अब मेरी लाइकिंग तो मैं ये कहूँगा, जहाँ दिल खुश हो वहाँ हम खुश हैं, जहाँ परिवार साथ हो, जहाँ पे दिल की खुशी हो, जहाँ शांति मिले, जहाँ एक अच्छी फीलिंग हो, जहाँ हर एहसास एक अच्छा एहसास हो, वो जगह अच्छी है। मेरी ऐसी कोई फेवरेट जगह नहीं है। हिंदुस्तान का अपना मज़ा है, यूके का अपना मज़ा है। यूके में सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ तो बात हिंदुस्तान में है जो यूके में या अमेरिका में या दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे भारतीय को आज भी अपनी तरफ खींचती है। आई लव इंडिया, आई एम इंडियन, लेकिन एट द सेम टाइम मैं यूके वाला भी हूँ और यूके को भी इंजॉय कर रहा हूँ। आज दुनिया जो है ग्लोबल अवेयरनेस के साथ बनी हुई है।
आज की जनरेशन जो है वो इतनी ज़्यादा क्विक, इतनी फास्ट है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है को आज की जनरेशन इसको एक्सप्लोर करने में देर नहीं लगाती। और आप ख़ुद देख लीजिए कि हमारे इंडियन यूके, अमेरिका, रशिया, मॉस्को, अलग अलग जगह, कहाँ कहाँ किस किस देश के नाम लूँ, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह बसे हुए हैं। और ना सिर्फ बसे हुए बल्कि अचीवर्स हैं, अचीव कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हमारी स्किल्स की आज दुनिया के और देशों में बहुत कीमत है। इंडिया में भी अच्छा काम हो रहा है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ हूँ, बट यू नेवर नो, कल को हिंदुस्तान में भी हो सकता हूँ। मेरा अगला सवाल है मयूर तुमसे कि यू नो प्लेइंग द younger character of the Mahanayak and then playing Abhimanyu in great Mahabharat, इसके अलावा आपके पास कौन से प्रोजेक्ट्स थे? आपने, मैंने सुना कई फिल्में की हैं आप, कुछ इस तरह इसके ऊपर रोशनी डालना चाहेंगे आप? मुकेश भाई, मेरी इंटरनेशनल सक्सेस जो भी हुई है, जो कह लें आप, उसमें मेरे दोस्तों का बहुत हाथ है। और मेरे दोस्तों में शुमार हैं आज के बड़े बड़े नाम जिन्होंने अपनी दोस्ती को बखूबी निभाया, चाहे वो अजय देवगन हो, चाहे सलमान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे गुलशन ग्रोवर हो, और भी बहुत से नाम हैं, ऋतिक हो, बड़े बड़े नाम हैं आज के। लेकिन इन्होंने उन पुराने दिनों को जो मेरे साथ बिताए, उन अच्छे पलों को, उन दोस्ती को आज तक निभाया। और ऐसे कई बार मौके बने जिसमें मैंने अपने एम्बिशन, अपने ड्रीम्स इनसे शेयर किए हैं, और इन्होंने बड़े खुले दिल से मुझे वेलकम किया है और कहा है कि ऑफ कोर्स यार, तेरे लिए क्यों नहीं। मेरे ख्याल से इंडिया में रहते हुए इन दोस्तों के साथ मेरी वो रेपो नहीं बन पाई, शायद इस वजह से क्योंकि हम फिल्म सेट पे मिलते थे, जो मेरी यूके में रहते हुए हुई। क्योंकि जब यहाँ पे मैं टीवी प्रोग्राम्स किया करता था और ये एक्टर्स यहाँ पे कभी हॉलीडे के लिए कह लीजिए या फिर अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए, किसी प्रीमियर के लिए आते थे, और फिर हमारा मौका बनता था, कभी इंटरव्यू हो रहा है, कभी नहीं भी हो रहा है, लेकिन मिलने का, तो उसमें हमारी बॉन्ड, हमारी दोस्ती बहुत बड़ी। और ये सवाल कि मैं इंडिया में अब वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा, अगर ये इशारा ये है कि मैं क्या फ़िल्मों में दोबारा काम करूँगा या नहीं करूँगा, तो मैं उसके ऊपर आऊँगा। डेफिनेटली एक मौका ऐसा बना था जब मुझे लगने लगा कि मैंने अपने वक्त में तो बहुत काम किया है, आज की जनरेशन, आज की टेक्निक, आज के माहौल में भी मैं काम करके देखूं, लेकिन रहता मैं यहाँ था। और यही बात मैंने एक बार राजू जो लोग नहीं जानते होंगे, अजय देवगन, जो मेरा बहुत पक्का दोस्त है, राजू से मैंने कहा, और राजू ने कहा क्यों नहीं, ज़रूर। और उस वक्त अजय बना रहे थे फिल्म राजू चाचा, और इस बात की मैं उनको दाद दूंगा, उनके गट्स की, उनकी दोस्ती की, उनके प्यार की, और इस चैलेंज की जो उन्होंने लिया कि एक इम्पॉर्टेंट रोल में, क्योंकि उनमें जो 3 विलन थे उनमें मैं भी एक यंगेस्ट विलन था, राजू चाचा जैसी फिल्म में जिसकी शूटिंग इंडिया में हो रही है, कंटिन्यूस शूटिंग है, करोड़ों के सेट लगे हुए हैं ऊटी में, उन्होंने मुझे कास्ट किया इस भरोसे पे कि ये बंदा अपने कमिटमेंट का पक्का रहेगा और हमारी शूटिंग के लिए लंदन से इंडिया आएगा, शूट करेगा और जाएगा। वरना कोई भी प्रोड्यूसर घबराएगा कि यार हम उस एक्टर को ले लें जो इतने टाइम से गायब है, ऊपर से लंदन से आएगा, टाइम पे नहीं आया, ऊटी में शूटिंग है। लेकिन अजय ने गैम्बल खेला और मेरे इस ड्रीम को पूरा किया, और राजू चाचा फिल्म में उन्होंने मुझे कास्ट किया और वो फिल्म मैंने की। और उसके बाद दोस्ती निभाते हुए राजू ने ही आगे मुझे ये रास्ते हैं प्यार के में रिकमेंड किया, और अजय के साथ फिर मैंने ये रास्ते हैं प्यार के फिल्म की, जिसमें माधुरी दीक्षित भी थी, प्रीति जिंटा भी थी, और अगेन इसमें उनके अपोजिट में विलन था। फिर उसके बाद एक ऐसा मौका बना कि मैं इंडिया हुआ था, और सलमान अगेन इज़ वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड, तो सलमान के साथ मैंने वक्त बिताया। और सलमान ने एक दिन मुझे कहा कि क्या यार, तू जब भी इंडिया आता है भाग रहा होता है, ये शूटिंग, तेरा ये शो, तेरा वो इंटरव्यू, इस बार तूने कुछ नहीं करना, इन्जॉय करना। और इनफैक्ट उस दिन मैं किसी शूट के लिए जा रहा था अपने चैनल के लिए, सलमान ने उसी वक्त मेरा शूट रुकवा दिया और कैमरा पैक करवा के, मेरी मदर कार में बैठी थी क्योंकि ज़्यादातर शूट्स वही डायरेक्ट करती थी मेरे, तो मेरी मदर को बोला, आंटी ये कैमरा आप ले जाइए, कैमरामैन को भी ले जाइए, ये घर नहीं आ रहा आज, ये मेरे साथ जा रहा है। और उसके बाद मुझे मड आइलैंड ले गए, और वहाँ पे हमने वाटर स्कूटर पे मड आइलैंड पे हमने खूब इन्जॉय किया, सलमान के साथ वक्त बिताया। और उस वक्त मुझे याद है डेविड धवन, जो उनके दोस्तों में से एक दोस्त हैं, वो उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। और उस वक्त जब हम ये इन्जॉयमेंट कर रहे थे, डेविड जी ने देखा कि सलमान की और मयूर की बड़ी अच्छी रैपो है, जो दोस्ती की, तो उनके दिमाग में एक बात आई, एक कैमियो अपीयरेंस थी, गेस्ट अपीयरेंस कह लीजिए, फिल्म दुल्हन हम ले जाएंगे में,
जिसके लिए मुझे नहीं पता उन्होंने किसके लिए सोचा था, लेकिन ये हमारी केमिस्ट्री देख के डेविड धवन जी को लगा कि यार ये सही है। और मुझे उन्होंने कहा कि तू कब जा रहा है लंदन? मैंने कहा लंदन में परसों जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं मत जा, 4 दिन रुक जा। मैंने कहा 4 दिन क्यों? बोले तूने शूटिंग करनी है और दुल्हन हम ले जाएंगे, एक फिल्म बना रहा हूँ और सलमान के दोस्त का रोल है, बड़ा मज़ेदार 2 सीन है लेकिन कमाल के हैं, और तुम दोनों की केमिस्ट्री देख के मुझे लग रहा है कि मज़ा आएगा। अब सलमान की तरफ मैंने देखा, सलमान कहता है बस अब तू नहीं जाएगा, और इस तरह मेरी अपीयरेंस दुल्हन हम ले जाएंगे हो जाएंगे। तो ये सेहरा जो है सलमान के सर है, क्योंकि उनकी वजह से मुझे ये रोल मिला। छोटा सा रोल था, कैमियो अपीयरेंस थी, लेकिन लोगों को याद रह गया। फिर एक और नाम जो मैं मेंशन करना चाहूँगा, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया और एक अमेजिंग वेल विशर की तरह मेरी ज़िंदगी में रहे, एक अमेजिंग दोस्त की तरह रहे, वो है ऋषि कपूर साहब। ही इज़ नॉट विद अस, बट उनकी मेरी दोस्ती भी बहुत पुरानी चली है और हमारे इक्वेशन और स्ट्रॉन्ग हुआ राजू चाचा में, जब हमने एक दूसरे के साथ काम किया। और फिर ऋषि जी ने, यानी कि चिंटू जी ने ही मुझे आगे राहुल रावेल जी के पास रिकमेंड किया और एक फिल्म कुछ खट्टी कुछ मीठी में फिर मुझे वहाँ पे कास्ट किया। तो आप कमाल की बात है, सोचिए 3 फिल्में, कुछ खट्टी कुछ मीठी, राजू चाचा, दुल्हन हम ले जाएंगे, हाँ, और ये अपना ये रास्ते प्यार की, सारी फिल्में मैंने लंदन में रहते हुए की। यानी मैं यूके से जाता था, शूट करता था और यूके में वापस आता था। लेकिन ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ कि आई हैव सच ग्रेट फ्रेंड्स लाइक दिस। ये बड़े बड़े स्टार हैं, मेरी फेम तो इनके कहीं आसपास भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, और मुझे पता होता है कि भाई कोई भी चीज़ अगर मुझे चाहिए तो आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे फ्रॉम देम। और आज तक मैं इनके टच में हूँ, ये ग्रेट फीलिंग है। एक और सवाल पूछूंगा मैं आपसे मयूर जी, इंडिया वापस कभी आने का दिल हुआ आपको? आप इंडिया वापस आना चाहोगे? या कभी नींद से उठकर आपको ये फील हुआ कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे अपने इंडिया में होना चाहिए था, मुझे उस करियर में होना चाहिए? अभी भी आपके अंदर बहुत कुछ करने का जज्बा है, पोटेंशियल है। आप इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को जानते हो, क्योंकि वो लोग आपके घरों पर आ चुके हैं आपके साथ बैठकर, मैंने आपके फ़ोटोग्राफ्स देखे हैं उनके साथ। तो क्या लगता है, आप कभी कभी वापस आके अपने करियर को स्टार्ट करने की आपके अंदर इच्छा पैदा होती है? हाँ, वापस इंडिया जाके फ़िल्मों में काम करूं या ना करूं, ये क्वेश्चन मार्क इस वक्त ज़रूर है, क्योंकि इस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, मुकेश भाई, बॉलीवुड बन चुकी है। और जिस इंडियन फिल्म फ्रेटर्निटी को मैं याद रखता हूं, उसका माहौल, वो एरा कुछ अलग ही था, जिसका एक नशा था। मुझे लगता नहीं वो नशा दोबारा आ पाएगा। मैं अगर किसी को कसूरवार ठहराऊँगा इस वक्त, वो सिस्टम को, एक्टरों का कोई कसूर नहीं है, सब इंडिविजुअल हैं। जैसी तरफ जिस तरफ रफ्तार या धारा बहेगी, एक्टर को उसी तरह बहना पड़ेगा। लेकिन ये जो सिस्टम बन गया है, एक स्टार सिस्टम, ये, और जिस तरह की चीज़ें हम न्यूज़ में सुनने को मिल रही हैं, मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, वरना हमारी बातों का जो है वो कहीं और मोड़ ले लेंगी वो बातें। लेकिन ये वो इंडस्ट्री नहीं है जिस इंडस्ट्री को मैं छोड़ कर आया हूँ। वो इंडस्ट्री में, वो दौर में हम लोग सारे वर्क ओरिएंटेड थे, एक नशा होता था दिलीप साहब के साथ काम करके आने का, अमिताभ जी के साथ काम करके आने का। रात को नींद नहीं आती थी यही सोच के कि मैं इनके साथ खड़ा था, क्योंकि हम लोग आपस में बातें करते थे, एक दूसरे के साथ लंच टाइम में खाने खाते थे। ये बड़ी बड़ी वैनिटी वैन्स नहीं होती थी, शॉट देने के बाद एक्टर जो है अपनी वैन में घुस नहीं जाता था। और हमने कभी भी दिलीप साहब को या फिर राजेंद्र कुमार जी या उस दौर के बड़े बड़े शशि कपूर एक्टरों को कभी बॉडी गार्ड्स के साथ चलते नहीं देखा, कि एक पीछे से पैराफर्नेलिया एक चल रहा है, पीछे से एक हजूम इनके साथ चल रहा है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये माहौल कि भाई पास मत आओ, और ये कॉन्सेप्ट भी मेरी कभी समझ में नहीं आया कि जब हम लोग कुछ नहीं होते तो एक्टर बनने का ख्वाब लेके आते हैं। दिल में बड़ी चाहत होती है कि यार कोई हमें पहचाने, कोई हमारा ऑटोग्राफ ले, कोई हमें कहे हम आपके साथ फ़ोटो खिंचानी है, बस एक सपना होता है। और जब मालिक इस सपने को पूरा कर देता है, हम लोग रख लेते हैं कि हमारे पास कोई ना आए, ऑटोग्राफ लेने आ रहा है 4 बंदे पहले रोक देते हैं, पास नहीं जाना। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में नहीं बैठा। मेरा हमेशा बिलीव रहा है कि एक्टिंग एक प्रोफेशन है, लाइक ए जॉब, जिसने हमें एम्प्लॉय किया है, हमने जाके काम करना है और कैमरा बंद होने के बाद हमने अपनी ज़िंदगी जीनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडस्ट्री में और ख़ासकर अब के बॉलीवुड में एक एक्टर को भगवान बना दिया जाता है और गॉडली ट्रीट किया जाता है, ओवर पैम्पर किया जाता है। उसको लगने लग जाता है यार मैं तो बस इस रियासत का मालिक हूँ, और वो अपने आप को लूज़ कर देता है। तो मैं इस बहाव में डेफिनेटली नहीं बहना चाहता। ये नहीं है कि भाई स्टारडम, मैं स्टार नहीं बना तो मैं ये बात कह रहा हूँ। आई वुड लव टू लिव अ लाइफ विच आई एम enjoying,
रादर देन कि भाई मैं एक स्टार हूँ और दुनिया मुझे जाने। मैंने कम काम किया है, लेकिन जो भी काम किया लोगों ने उसको सराहा है। आज उसी की इज़्ज़त मिल रही है जिस वजह से मैं आपके सामने हूँ, इन सब से बातें कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि ये इज़्ज़त इसी तरह बरकरार रहे और लोग मुझे उस काम के लिए जाने जो मैं कर चुका हूँ। बेशक हो सकता है आने वाला काम शायद जो मुझे मिले उस स्तर का ना हो, तो मैं वो क्यों करूँ। बट अगेन यू नेवर नो, आने वाला वक्त क्या लेकर आएगा कहना मुश्किल है। पर फ़िलहाल तो सरकार इन वादियों में, इन पहाड़ों में, इन समुद्र के किनारों में मुझे दुनिया मिली हुई है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। You're wonderful, you're lovely, you've given us a wonderful afternoon, you've made us laugh, and that's so precious. And you know, you say that you are so lucky to find Wales, to bring your family to and for the children to grow up. But I think everyone agree that we in Wales are jolly lucky to have you. Are you aware, Mayur, कि before you got into the shoes of great Abhimanyu and you played it to their perfection and your satisfaction, are you aware that before you, this role was auditioned? I mean, the two big stars of today auditioned for this role. One was Govinda, other was Chunky Pandey. And they were almost selected. But I think destiny wanted you to live this role and you lived it. Are you aware of that development which happened before your getting into Mahabharat team? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरा इस बात का इल्म था कि ये रोल पहले गोविंदा जी को दिया गया था, फिर चंकी बाबू को दिया गया था और उसके बाद जाके मेरी एंट्री हुई। और इनफैक्ट मेरे ख्याल से ये मौका बिल्कुल सही होगा कि मैं अपनी ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, ये शुक्रगुजारी ज़ाहिर करूं कि वाकई गुफी पेंटर साहब ना होते तो मयूर अभिमन्यु नहीं होता, क्योंकि उनकी सपोर्ट, उनका साथ ना सिर्फ मुझे बल्कि आप भी जानते हैं कितने आर्टिस्टों को मिला है। गुफी भाई हमारे साथ ना सिर्फ एक कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे रहे बल्कि एक दोस्त, एक भाई, एक कलीग, वो सारे रिश्तों को उन्होंने बहुत बाखूबी निभाया। और वी आर डेफिनेटली ऑल ऑफ अस वेरी ग्रेटफुल। एक टीम थी, वो एक दौर था, एक माहौल था। और मेरे ख्याल से वन पर्सन जिनको कहना चाहिए ना कि अ साइलेंट हेल्पर, अगर मैं कह सकूं, अ साइलेंट सपोर्ट, वो ज़रूर मेंशन करना चाहिए हमारी रेखा भाभी, यानी कि मिसेस गुफी पेंटल। सैडली शी इज़ नॉट विद अस, लेकिन वो जगत भाभी थी, जगत बहन थी। इतने आर्टिस्टों का प्यार
और हर आर्टिस्ट के लिए उनके दिल में जगह है, कोई उनके भाई की तरह है, कोई उनके देवर की तरह है, और सबको उन्होंने बराबर जो है इम्पोर्टेंस भी दी। और गूफी जी के साथ हम सब की कितनी सिफारिशें उन्होंने की हैं, और वो जो माहौल था वो एक मैजिक था इनफैक्ट। वाकई दैट मेक्स मी इमोशनल व्हेन आई थिंक अबाउट दैट टाइम। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, गोविंदा, चंकी और उसके बाद मयूर, बिल्कुल ये मेरी खुशनसीबी है कि वो रोल मुझे मिला जिसको बड़े बड़े स्टार निभाने वाले थे। और गोविंदा जी के लिए मैं क्या कहूँ, हालांकि मेरा यार भी है, दोस्त भी है, लेकिन जी मुझे कहना अच्छा लग रहा है उनको, क्योंकि उस बंदे ने इतनी इज़्ज़त कमाई है, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, इंडस्ट्री में इतना नाम किया है और एक डिग्निटी के साथ अपने करियर को हैंडल किया है। और इसमें कोई शक नहीं है कि वाकई गोविंदा जैसा एक्टर, डांसर शायद ही कभी दोबारा आ सकेगा। और कमाल की बात तो मेरे साथ ये है कि आगे चल के वही रोल जो उनको दिया गया था मैंने किया, लेकिन हमारी पहली मुलाकात भी BRTV के सेट के ऊपर हुई। ये बात लोग नहीं जानते। और वो ऐसा हुआ कि बहुत साल पहले, इवन मच बिफोर महाभारत, बहादुर शाह जफ़र, रवि चोपड़ा जी, गूफी जी यानी BRTV रूणा नैला जी के गाने पिक्चराइज कर रहा था। उस वक्त नया नया दौर चला था म्यूज़िक वीडियोस का। ये होता था कि एक गाने लिए अच्छे 6 और उसके ऊपर यंग कपल्स पे रोमांटिक गाने, डांस गाने पिक्चराइज होते थे। तो रवि चोपड़ा जी ने 6 गाने लिए हुए थे, गूफी जी भी थे और गूफी जी ने डायरेक्ट भी किए थे उसमें गाने। तो उसमें ये कॉन्सेप्ट था कि हम 4-5 यंग कपल्स लेंगे, उसमें से एक कपल मैं भी था। और उस वक्त मेरी पहली मुलाकात हुई गोविंदा से यानी चिच्ची से, और गोविंदा भी आए हुए थे और ही गेव मी लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, क्योंकि उस वक्त उस दौर में उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि यार मयूर, आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि गोविंदा के साथ मैंने काम किया। तो वहाँ हमारी दोस्ती हुई और मुझे पता चला कि ये बहुत ही डाउन टू अर्थ, सीधा सादा, विरार का लड़का, पैशनेट, एक्सीलेंट डांसर भी इंडस्ट्री में आना चाह रहा है। और हमारी दोस्ती की शुरुआत भी हुई। और फिर उसके आगे चल के हमने नाच गोविंदा नाच फिल्म इकट्ठे की, यानी कि हम दोनों ने एक साथ एक ऐसी फिल्म की जिसमें गोविंदा हीरो थे, मैं विलन था। उसमें एक डांस कंपटीशन भी हमारा था जो बहुत पसंद किया गया। और मेरी उनकी एसोसिएशन इंटरव्यूज़ में, मुलाकातों में, स्टेज शोज़ में चलती रही और इनफैक्ट आज तक चल रही है। इनफैक्ट आपको सुन के खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी कि अभी थोड़े हफ्ते पहले मेरी चीची से बात हुई और मैंने चीची को मैसेज किया कि याद है हमारी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। और मैं वाकई हैरान हो गया कि 1 सेकंड में मुझे चीची ने जवाब दिया और लिखा आर्य कॉलोनी। आर्य कॉलोनी वो जगह थी जहाँ पे हमने उन गानों को शूट किया था। यानी कि आज भी चीची को वो जगह, वो वक्त याद है। ऐसे थोड़ी लोग ग्रेट बनते हैं। तो डेफिनेटली आई वॉज़ वेरी प्लीज्ड कि वो रोल जो उनको मिल रहा था वो मुझे मिला। और उसके बाद चंकी तो खैर चंकी है, वो अपना यार भी है, मज़ेदार बंदा भी है, मेरे टीनेज दिनों का दोस्त भी है। बट टू गेट द रोल ऑफ अभिमन्यु वॉज अ बिग मोमेंट फॉर मी। एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा। जैसे मैंने शुरू से कहा तुमको बताना हो तो बताइए, तुम्हारी मर्जी है। कौन कौन है तुम्हारे घर में, परिवार में, जहाँ तुम रह रहे हो? हाँ मुकेश भाई, मुझे नहीं लगता कि आपने कोई भी ऐसा सवाल पूछा है जिसके लिए मुझे सोचना पड़े कि मैं इसका जवाब दूं या ना दूं। हालांकि आपने पूरी खुली छूट दी हुई है कि भाई जिस सवाल का जवाब तुम देना चाहते हो दो, जिसका नहीं देना चाहते ना दो। सो मैं आपके हर सवाल का जवाब बिना किसी संकोच के, बल्कि निसंकोच दूंगा। आप लोग भी सोच रहे होंगे ना, आप लोग, कि यार ये यूके में रह के बड़ी शुद्ध हिंदी बोलता है। मैं हुई देसी, मेरे बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पले हुए हैं, अब वेल्स में रहते हैं और वेल्श बोलते हैं। और वेल्श बहुत मुश्किल लैंग्वेज है। अगर मैं 1-2 वर्ड ही आपको बताऊँ तो जैसे गुड मॉर्निंग को कहते हैं बोरेदा, गुड नाइट को कहते हैं नोस्टा। यानी कि किसी भी इंग्लिश के वर्ड से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ पे, क्योंकि पैदा यहाँ हुए, पले बड़े यहाँ हुए, अब टीनेजर्स हैं, तो वो वेल्श बोलते हैं। लेकिन मैं नहीं बोल पाता, मुश्किल है। तो मैं तो सरकार देसी बंदा हूँ और अपना देसीपना छोड़ने वाला नहीं हूँ बिल्कुल भी। और ये जो इस तरह के वर्ड हैं शुद्ध हिंदी वाले, ये मैं बड़े मज़े ले के बोलता हूँ और मज़ा आता है जब मुझे कोई पूछता है इसका क्या मतलब है, तो फिर ज़रा मतलब भी बताता हूँ। तो यस, निसंकोच मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और आपका अगला सवाल कि पर्सनल लाइफ में घर में कौन कौन है, तो हमारे घर में मैं, मेरी बीवी नूरी, जिनके साथ मैं इंडियाना चलाता हूँ, हमारे 2 बच्चे
जो थे तो बहुत छोटे छोटे जब यहाँ आए थे, लेकिन इस वक्त वो टीनेजर्स हो चुके हैं। मेरा बेटा है आज़ान, मेरी बेटी है सुहाना, और बेटा मेरा है ऑलमोस्ट 18 साल का हो जाएगा। माई डॉटर विल बी 16 नाउ, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल, गिफ्टेड विद ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, लवली चिल्ड्रन। और साथ में हम सब की सपोर्ट, हमारी बैकबोन, हमारी मम यानी स्नेहलता वर्मा, मेरी मदर, वो हमारे साथ रहती हैं। और बस ये छोटा सा परिवार है। एक्सटेंडेड फैमिली तो खैर हर जगह फैली हुई है, जैसे सबके साथ आजकल हो रहा है। दुनिया भर में लोग यहाँ से वहाँ काम के सिलसिले में, आराम के सिलसिले में, घूमने के सिलसिले में जा रहे हैं, बट आई लिव हेयर इन वेल्स, और ये हमारा छोटा सा परिवार। एवरीबडी इज़ एज आई सेड, डेस्टिनी तुम्हें जगह में बिठा देती है। मुझे डेस्टिनी ने जो रोल दिया, मुझे भीष्म पितामह का रोल दिया, शक्तिमान का रोल दिया, ये डेस्टिनी देती है। तुम्हें भी डेस्टिनी ने यंगर वर्जन बनाया उसका, महानायक का, फिर तुम्हें अभिमन्यु बनाया, और फिर तुम्हें सडनली लेकर गए तुम्हें विदेशी कंट्री में, और विदेशी कंट्री में भी तुमने अपना नाम बनाया। आई मीन इट्स क्रेडिटेबल फॉर यू टू। मैं हमेशा तारीफ़ करता हूँ कि इन एन एलियन कंट्री आपने अपना वहाँ पर फुट जमाया है, आपने वहाँ पर अपना एक इमेज बनाया है, आपने अपना एक एंटिटी बनाई है। इट इज़ क्वाइट क्रेडिटेबल कि दूसरी जगह पे जाकर एक लोग तो ढूंढते रहते हैं, काम ढूंढते हैं। आपने, मैंने सुना आपके बहुत बड़े बड़े कनेक्शंस आपने बनाए हैं। आप वैसे भी बहुत मिलनसार व्यक्ति थे। मुझे याद है महाभारत के सेट पर मैं तुमको देखता था, तुम काफ़ी हमेशा मुस्कुराते हुए मुझे मिले, और बातें करने का तुम्हारा अंदाज़ बड़ा प्यारा होता था, और तुम सबके साथ घुल मिल जाते थे। क्या आपको एक्सपीरियंस रहा महाभारत की इस बड़ी टीम के साथ काम करने पर, जिसमें धीरे धीरे जो कोई एक्टर को तो जानते भी नहीं थे, और वो सडनली इतने बड़े बन गए कि पूरा देश उनकी तरफ देखने लगा। अरे वो देखो अर्जुन, अरे वो देखो भीष्म, अरे वो देखो भीम, अरे वो देखो कृष्णा, अरे वो देखो नकुल, सहदेव, द्रौपदी, गांधारी, धृतराष्ट्र, वो देखो अभिमन्यु। तो अभिमन्यु जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारी इस महाभारत की फैमिली के साथ काम करने का? मैं चाहता हूँ कि दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहेंगे, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग इन महाभारत? द ग्रेट टीम, द ग्रेट प्रोडक्शन हाउस चोपड़ा कैंप, विद चोपड़ा साहब, विद रवि चोपड़ा जी, विद डॉक्टर राही मासूम रजा साहब, धर्म चोपड़ा जी। क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? कुछ यादें हैं आपकी? मुकेश भाई, हम लोग बहुत लकी हैं कि जिस बैनर्स में हमने काम किया है, हमें बड़े हम्बल लोग मिले, बहुत ही हम्बल लोग। अब BR चोपड़ा साहब, ये कैंप जो था इतना ज़बरदस्त था, और रवि चोपड़ा जी की क्या बात है, उनसे बहुत कुछ सीखा हम सब ने। आपको मैं एक किस्सा याद दिलाता हूँ जो आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, और मेरे ख्याल से इस किस्से में भी एक बड़ी सीख है। हुआ ये कि जब हम महाभारत की शूटिंग किया करते थे तो बड़ा ग्रुप हुआ करता था। नेचुरली जब इतने सारे आर्टिस्ट हैं तो जब शॉट ख़त्म होता था तो कुर्सियाँ लगी होती थी, हम 20 शॉट के आपस में बैठते थे, गप्पे मारते थे। तो एक कुर्सी थी जिसके ऊपर लिखा हुआ था डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर्स चेयर, और अक्सर ये होता था कि वो रवि जी के लिए कुर्सी होती थी, रवि चोपड़ा जी यानी हमारे डायरेक्टर, चोपड़ा साहब के बेटे। तो जैसे ही शॉट ख़त्म होता था तो रवि जी आके बैठ जाते थे, और बाकी कुर्सियाँ लगी होती थी जिसमें हम लोग आर्टिस्ट बैठे होते थे, तो हमारे साथ बैठ के गप्पे वप्पे मारते थे। फिर जब शॉट होता था फिर जाते थे। तो ये उन दिनों की बात है जब 1-2 नए आर्टिस्ट महाभारत में उनकी एंट्री हुई थी, छोटे रोल्स थे उनके, लेकिन वो हमारे साथ ही उन काम कर रहे थे। और उनमें से एक आर्टिस्ट ने रियलाइज़ नहीं किया, और वो बीच में आके हमारे साथ गप्पे मारने के लिए हमारे साथ बैठा, और उस कुर्सी के ऊपर बैठ गया जो रवि जी की थी। रवि जी की थी का मतलब है कि उस पर लिखा हुआ था डायरेक्टर, और सबको पता था कि रवि जी आके इस पर बैठेंगे, उनके लिए कुर्सी लाए हुए थे। तो वो उस पर बैठ गया, उस बेचारे को पता नहीं था, और हमारे साथ गप्पे मारने लग गया। तो हम इससे पहले उसको कुछ कह पाते कि भाई तो यहाँ मत बैठ, रवि जी की कुर्सी है। रवि जी शॉट करके आए, और उन्होंने देखा कि भाई ये तो कुर्सी पे ये नया लड़का बैठा हुआ है आर्टिस्ट। तो एक स्टूल था जिस पे ये कटर लेके लाइटमैन वगैरह खड़े होते हैं, बड़ा बेसिक सा छोटा सा स्टूल। तो वो उन्होंने वो खींच लिया, और वो खींच के हमारे साथ बैठ गए और गप्पे मारने लग गए। उन्होंने कहा चलो भाई कुर्सी पे बैठा है, मैं स्टूल पे बैठ जाता हूँ। अब हम जो दूसरे आर्टिस्ट थे एक दूसरे को देखें कि यार ये रवि जी की कुर्सी पे बैठ गया है, अब इसको कैसे बताएं कि उठ भैया। तो आंखों में हम उसको देखें और इशारे करें कि उठ उठ, वो समझे ना। तो रवि जी ने देख लिया, उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? हमने कहा सर आपकी कुर्सी पे बैठ गया ना ये। रवि जी ने उस वक्त जो बात कही वो कमाल की बात थी। उन्होंने कहा बैठे रहने दो, डोंट वरी, नो मैटर वेयर आई सिट आई विल स्टिल बी द बॉस। यानी मैं कहीं भी बैठूं बॉस मैं ही हूँ।
उस बात का ऐसा इम्पैक्ट दिमाग पे हुआ कि वाकई लोग कुर्सी अपनी इमेज, अपनी पोजीशन के पीछे इतना भागते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। अगर आप में दम है, इफ़ यू आर द बॉस, वी नो यू आर द बॉस। वो किसी कुर्सी पे भी बैठे, रवि चोपड़ा ही है। क्यों मुकेश भाई, याद आया वो दिन? आप भी थे उस दिन। तो बस इस तरह की चीज़ें, इस तरह का माहौल, इस तरह का एटमॉस्फेयर जब हमको मिलता है, डाउन टू अर्थ लोग और इतने बड़े बड़े लोगों को हम देखते हैं, तो फिर समझ आ जाता है कि भैया इन्होंने इतना जो अचीव किया है, ये सिर्फ हार्ड वर्क और ये किस्मत नहीं है, इसके पीछे एक अच्छी सोच और करनी जो है, एक अच्छी करनी, इसका भी बहुत हाथ है। और हमारी इंडस्ट्री में कोई भी चीज़ अच्छी बुरी हो, आग की तरह फैल जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू बी डाउन टू अर्थ, यू हैव टू बी योरसेल्फ। तभी लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तभी आपको काम मिलता है। ऐसा तो बहुत उदाहरण है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, आप भी जानते हैं कि अच्छे से अच्छे एक्टर हैं और कितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी चाहते हैं कि उनके साथ काम करें, लेकिन कहते हैं नहीं यार, ओलू रहने दें, वो तंग बड़ा करता है। तो यानी कि अच्छा एक्टर होते हुए भी अगर लोगों को पता है कि आप उनको तंग करेंगे, तो फिर आपके साथ क्यों काम करेंगे। और इसकी दूसरी तस्वीर ये भी है कि कई बार एक्टर इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन प्रोड्यूसर कहते हैं यार उसको बुला ले, अच्छा बंदा है, तो आपकी अच्छाई काम कर ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने इंडस्ट्री से सीखी हैं। और आज अपनी मैच्योर एज के इस दौर में जब मैं चीज़ों को देखता हूँ, उनको डील करता हूँ, तो ये सोचें बड़ी काम आती हैं। और इसका क्रेडिट अगेन जाता हूँ लोगों को जिनके साथ मैंने वक्त बिताया है। तब भी सीख रहा था, आज भी सीख रहा हूँ और आने वाले कल भी सीखूँगा। आप शायद कह रहे थे कि 20 साल आप इस हमारी कंट्री से दूर रहे, वहाँ आपने शुरुआत की। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जब गए थे उस वक्त भी आप स्टार थे, लोगों ने आपको फिल्मों में देखा था, आप लंदन में रहे होंगे, लंदन में घूमे होंगे, क्या आपको लोग रिकग्नाइज करते थे? कह रहे थे देखो 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 ये एक्टर देखो, ये अभिमन्यु का रोल किया था, ये मयूर है। क्या लोग रिकग्नाइज करते थे या आज भी आपको रिकग्नाइज कैसे करते हैं? मैं सिर्फ आपका एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन जानना चाहता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम यूजुअली, जैसे मेरे जैसा एक्टर अगर भारतवर्ष में नहीं घूम सकता, हम जहाँ भी जाते हैं लोग हमारे फ़ोटो खिंचाने के लिए, आजकल तो सेल्फी आ गया है, पीछे पड़ जाते हैं। इसीलिए हम जैसे एक्टर या मुझसे भी बड़े एक्टर हैं, अगर उनको प्राइवेसी चाहिए तो वो भाग जाते हैं बाहर के मुल्क में। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि डैनी जी के मुंह से सुना था, बहुत खूबसूरत बात कही थी, बोला मुकेश, यू नो समटाइम्स इन द होल ईयर फॉर अ मंथ मैं एक बस अपने एक बिस्तरा या कुछ एक बैग ले लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ मैं वर्ल्ड की डिफरेंट कोने में जहाँ मुझे कोई नहीं जानता। तो आपको कैसा लगा जब आप पहली बार पहुँचे और फिर धीरे धीरे आपने 20 साल अपने कदम जमाए? जस्ट टेल मी योर एक्सपीरियंस। हाँ, बिल्कुल। यूके में जब मैं आया 90s के अंदर, तो लोग बिल्कुल मुझे पहचानते थे, क्योंकि इंडियंस इतने बसे हुए हैं और ये फिल्मों के तो आपको पता है शुरू से शौकीन है। तो उस दौर की जो मेरी फिल्में थी इन लोगों ने देखी थी। और इनफैक्ट उस ज़माने में मैं फ़िल्मों के साथ साथ स्टेज कॉन्सर्ट्स बहुत किया करता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ मैंने बहुत शोज़ किए, इनफैक्ट एक वर्ल्ड टूर भी मैंने उनके साथ किया था। अमेरिका में तो मैंने कम से कम 16 शोज़ किए थे उनके कॉन्सर्ट, और फिर यूके के अंदर भी 4 किए थे। और इन कॉन्सर्ट्स में मेरे साथ जीनत अमान जी भी थी, बड़े बड़े स्टार्स होते थे, अनीता राज और मेरे डुएट्स थे उस ज़माने में स्टेज के ऊपर। और सुलक्षणा जी, उस दौर के बहुत एक्टर्स के साथ मैंने जो है स्टेज कॉन्सर्ट्स किए। और जब यूके में आया था तो लोगों ने स्टेज कॉन्सर्ट्स के ज़रिए भी मुझे पहचान लिया था कि हाँ ये मयूर है। और फेम तो थी, लेकिन टीवी एशिया के साथ जुड़ने के साथ जो मेरे यहाँ पे शोज़ टीवी के शुरू हुए, उससे मेरी फेम बहुत ज़्यादा बढ़ी। कहते ना कि एक इंग्लिश का वर्ड हाउस होल्ड नेम, तो हाउस होल्ड नेम मैं बन पाया क्योंकि उन शोज़ ने मुझे वो फेम दी। वेरी नाइस मयूर, वेरी नाइस टू टॉक टू यू। After so many years, I have fond memories of you. As I told you, always, I don't remember any angry face of yours. I only remember your smiling face. You have a lovely smile. And I think your wife also must have got attracted because of your smile. So you are such a lovely person. वाकई मुकेश भाई, बहुत ही मज़ेदार रहा ये जो इंटरेक्शन आपका और मेरा है। और पहले मैं भी सोच में पड़ा हुआ था कि भाई हम एक दूसरे को क्या बुलाएंगे, समझ नहीं आ रहा, अब याद भी नहीं आ रहा था। तू तो मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ। और
मैं आपको मुकेश जी बोलने की आदत नहीं है, तो मुझे लगा कि मुकेश बाबू या मुकेश भाई ये सही रहेगा, और वाकई आई थिंक मुकेश भाई ही सही है आपके लिए। तो मैं आपको मुकेश भाई आज से कहूँगा। सही बता रहा हूँ, मुझे याद नहीं उन दिनों में हम एक दूसरे को क्या एड्रेस करके बुलाया करते थे। आप तो मयूर ही बोलते थे, भाई मयूर आजा, मयूर कर ले, ये कर ले, मयूर कर ले, बट मुझे याद नहीं मैं क्या कहता था। बट एक सवाल जो आपने नहीं पूछा है, जो मैं चाहूँगा अगर आप पूछें, और नहीं पूछें तो फिर भी मैं उसका जवाब दूंगा, वो ये कि मेरा एक्सपीरियंस क्या था वर्किंग विद द एक्टर मुकेश खन्ना। हाँ सरकार, आप अपनी बात क्यों करेंगे, ये बात मुझे ही करनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं और अपने व्यूअर्स को बता दूं कि इनके साथ मैंने ना सिर्फ महाभारत किया है, बल्कि मैंने एक और सीरियल किया है जिसका नाम है चुन्नी। और चुन्नी के अंदर ये बने थे मेरे फादर और मैं इनका बेटा, और मेरा नाम था काका, जिसके अंदर मैं गुमराह हो जाता हूँ। और चुन्नी एक ऐसा सीरियल था जो वाकई ही बड़ा ही कमाल का था। मतलब कि एक, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई पंजाब में या कोई भी पंजाबी फैमिली दुनिया भर में होगी जिसने ये सीरियल ना देखा हो। ये उसी लेवल का था जिस लेवल पे उस वक्त बुनियाद, हम लोग, इस तरह के सीरियल्स को पसंद किया जाता था। और एक्टर्स भी इसमें सारे कमाल कमाल के थे। मुकेश जी, रमा विज जी, गिरजा शंकर साहब, गूफी जी भी खुद, गूफी जी ने डायरेक्ट किया। मतलब दिस वाज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग सीरियल। और इस सीरियल के अंदर मुझे आपके साथ वो सीन करने के मौके मिले जो हमें महाभारत में नहीं मिले, क्योंकि महाभारत में हमारा इंटरेक्शन एज भीष्म एंड अभिमन्यु कम था, लेकिन चुन्नी के अंदर तो हमारे बहुत सीन्स इकट्ठे थे, और इनफैक्ट क्लाइमेक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और आई हैव ऑलवेज फाउंड यू मुकेश भाई अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन एंड अ नॉन पॉलिटिकल पर्सन, और अपने काम को डूब के किया है। तो चुन्नी डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरियल था, इसलिए भी क्योंकि एवरीबडी वाज सो इन्वॉल्व्ड इन इट। जितने सारे हम लोग थे जो सेंट्रल कैरेक्टर्स इसके थे, इसको बहुत ही सीरियसली लेके, जैसे थिएटर के एक्टर काम करते हैं वैसे हमने इसमें काम किया। एंड आई थिंक इसी वजह से ये सीरियल इतना निखर के आया और इतनी ज़बरदस्त बात बन पाई। आई होप कभी मैंने प्रोजेक्ट्स अगर कुछ फ्यूचर में किए तो इट विल बी अ वंडरफुल थिंग कि हम लोग दोबारा एक साथ काम करें। अब क्योंकि आपको मैं और ज़्यादा जान गया हूँ आपके चैनल के ज़रिए, आपकी सोच, आपके विचार, सोच विचार और आपकी एक्सपर्टीज़, चीज़ों की नॉलेज, मज़ा आएगा दोबारा काम करने में। आई थिंक वी शुड वर्क टुगेदर। Thank you, Mayur. Thank you very, very much. I mean, I'm thankful that you accepted my invitation to become the part of my show. I just told you, and you liked the idea, and I think you have seen also one of my shows interview, and you readily agreed, and you said कि why not पितामह। और मेरा और आपका संबंध मैं समझता हूँ सिर्फ महाभारत में ही हुआ था। So it was nice that I could catch you. I could find out where you are there. मैंने आपका नंबर भी लिया, शकुनी मामा से आपका नंबर लिया मैंने, और मैंने आपको फ़ोन किया। आपने रेडिली हाँ कहा। ऑडियंस भी चाहती थी कि हम महाभारत के हर कैरेक्टर को मिलाएं। हमने यहाँ के रहने वाले कैरेक्टर को मिलाया। तुम विदेशी धरती पर रहकर भी तुमने अपने एक्सपीरियंसेस लोगों को बताए हैं, मेरे शो की शोभा बढ़ाई है। थैंक यू वेरी मच। Enjoy your stay wherever you stay। इस वक्त तो कोरोना का काल चल रहा है, हर प्लेस सेम हो गई है, चाहे वो बम्बई की धारावी हो, चाहे दिल्ली का वो चांदनी चौक हो, चाहे आगरा का ताजमहल हो, चाहे वो मरीन ड्राइव हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे वो अफ्रीका के घने जंगल हो, या साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग जिसको कहते हैं, जो आईफल टावर हो, कुछ भी हो, बड़े बड़े, एवरी प्लेस हैज़ बिकम सेम। हर जगह पर एक खौफ है लोगों के दिनों में कोरोना से। कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को घुटनों पर बिठा दिया, इकोनॉमी को घुटनों पर बिठा दिया। इसलिए आई विश यू स्टे सेफ, डू नॉट वेंचर आउट अनलेस यू हैव टू गो आउट। पैसा कमाना इस वक्त प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए, जान बचा कर रखना, हिफाजत रखना प्रायोरिटी होनी चाहिए। आई थिंक अमेरिका, इवन यूके, योर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन इज ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब। एंड देन आई हैव बीन वॉचिंग BBC and I see that how your country is facing and how they are faced into. But sometimes I see people going into malls and beaches and enjoy, like it happened in Spain also.
So I'm just advising you, not as Mukesh Khanna, as your पितामह जिसको कहते हैं, भीष्म पितामह की तरफ से आयुष्मान भव कहूँगा मैं तुमको एक बार फिर से, और कहूँगा कि टेक केयर ऑफ योर लाइफ, टेक केयर, लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पैसे बाद में भी कमाए जाएंगे। हो सकता है कि हम बहुत जल्द मिलें जब ये पीरियड शांत हो जाए। इफ़ यू कम डाउन टू इंडिया, डू टॉक टू मी। थैंक यू वेरी मच, एंजॉय, थैंक्स। थैंक यू मुकेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म का। जैसा कि मैंने कहा ना कि दिल में बातें तो बहुत थी और अब भी बहुत हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है कि दिल की बातें आप करें भी उससे जहां आप कंफर्टेबल हो। और क्योंकि ये इंटरनेट का ज़माना है, आज जो बात मैं कह रहा हूँ ये हज़ारों देख रहे हैं, हो सकता है कल लाखों देखें, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो प्लेटफॉर्म भी सही हो जहाँ ये बातें आप शेयर करें, वो सुनने वाले देखने वाले भी सही हो। एंड आई थिंक आई मेड अ गुड डिसीजन कि आपने जब इतने प्यार से मुझे बुलाया कि आजा यार मेरे शो में, तो मैंने कहा ज़रूर, और ये मौका बना, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज बहुत सी बातें आपके साथ की हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके व्यूअर्स को पसंद आई होंगी। सोच, बातें, वो मौके, वो किस्से, और उम्मीद है कि फिर कभी ना कभी दोबारा आएंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आपका, द मुकेश खन्ना शो का और आप सबका। सी यू अगेन। सो दोस्तों, ये थे हमारे अभिमन्यु, हमारे मयूर, जो हिंदुस्तान में पॉपुलैरिटी पाने के बाद वो सारी पॉपुलैरिटी को छोड़कर विदेश चले गए, वहाँ रहे, और आपने देखा कि उन्होंने कैसे अपने आप को कंडक्ट किया है। उनकी लाइफ हिस्ट्री को आपने देखा होगा, आपने एंजॉय किया होगा कि जिस तरह से आज भी हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहें, हम फिर भी इंडियंस हैं। इंडियंस कहीं भी जाए वो अपनी इंडियननेस को नहीं छोड़े, ये मैं मानता हूँ। सो दिस वाज माय सरप्राइज गेस्ट मयूर उर्फ अभिमन्यु। मिलते हैं अगले एपिसोड में। उस एपिसोड में भी मैं आपको एक और सरप्राइज गेस्ट को लेकर आऊँगा। तब तक इंतज़ार कीजिए।